सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम रिवाइज करेंगे सर एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल। मैं आपको एक बात का आश्वासन दे देता हूं, अगर आप इस रिवीजन में एंड तक सारी चीजों को अच्छे से सुनते हैं, जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे इंप्लीमेंट करते हुए चलते हैं, साथ साथ एकदम बढ़िया वाला कंफर्ट आ जाएगा इस चैप्टर पे। क्या आप सब रेडी हैं? हाँ सर, हम रेडी हैं। तो पूरी की पूरा फोकस रहेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्विकली रिवाइज करें, साथ ही साथ ये भी समझे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमको प्रॉपर्ली कवर करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और कैसे कवर करना है वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले हमने क्लास में केस स्टडी डिस्कस की थी। सर केस स्टडी में क्या था? मैंने कहा था एंटिटी का जो धंधा है उसके हिसाब से एक रिस्क है दैट 40% ऑफ द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी मटेरियली मिसस्टेटेड। अब जब आपने कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं किया, और कंट्रोल्स को कंसीडर करने से पहले लगता है बिजनेस की वजह से कोई रिस्क है, तो उसको क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। तो हमने कहा था इस केस में इनहेरेंट रिस्क हो गई 40%। ठीक है सर। अब इससे डील करने के लिए मैनेजमेंट ने अश्योर किया कि कंट्रोल्स विल प्रिवेंट सच मिसस्टेटमेंट्स अप टू 75%। अगर 75% कंट्रोल्स प्रिवेंट कर देंगे तो कितना प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे? 25%। तो ये क्या हो गई सर? ये हो गई हमारी कंट्रोल रिस्क। ठीक है सर। अब सर इस सब के बाद मैंने सोचा मैं अब अपना ऑडिट करूंगा, एंड ऑडिटर को फील आती है दैट ही कैन डिटेक्ट 80% ऑफ सच मिसस्टेटमेंट। तो मुझे बताओ, अगर ऑडिटर 80% डिटेक्ट कर पाएगा तो कितना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? 20% डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो कि हमारी डिटेक्शन रिस्क हो जाती है। सो इनहेरेंट रिस्क क्या थी सर? इनहेरेंट रिस्क है 40%, दैट इज बिफोर द कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क क्या थी? कि कितना कंट्रोल्स प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी 25% नहीं कर पाएंगे, 75% कर लेंगे। अब सर ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो गई? बड़ा सिंपल है। इनहेरेंट रिस्क थी 40%, जिसमें से 75% तो ठीक हो गई, 25% ठीक नहीं हो पाए। सो क्या चांसेस है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के? सर 40% का 25% यानी 10%। वेरी गुड। व्हाट इज द डिटेक्शन रिस्क? कि सर ऑडिटर कितना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? तो 20% डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 80% उसने डिटेक्ट कर लिया। अब सर ऑडिट रिस्क क्या है? तो मैंने कहा ऑडिट रिस्क का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो आप सबने कहा था कि सर 10% इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इस 10% में से ये 20% डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क इज 2%। क्या मैं ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकता हूं? आंसर इज नो। सोचना भी मत। सर ऑडिट रिस्क कैन जस्ट बी मिनिमाइज टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। यही हम रीजनेबल एश्योरेंस में सीखते हैं, यही हम ऐसे 200 में सीखते हैं कि एज अ ऑडिटर, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, आप कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। बात समझ में आती है? हाँ सर। तो सर ऑडिट रिस्क 2% का क्या मतलब है? 2% का मतलब है कि 2% चांसेस है ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा। गलत ओपिनियन दे देगा मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो थी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो थी, बट ऑडिटर को नहीं मिली, जिस वजह से उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। सर देना मॉडिफाइड चाहिए था, बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, जबकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। दिस इज द ऑडिट रिस्क ऑफ 2%। बात समझ में आ गई? बस ये आपको मेरे को बेसिक बात समझानी थी। अब आ जाओ मेन टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो मित्रों, जो मैंने आपको इनहेरेंट रिस्क अभी बताई थी प्रैक्टिकल वे में कि क्या एंटिटी के बिजनेस की वजह से रिस्क आ सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अब उसकी एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सर डेफिनेशन कहती है सक्सेप्टेबिलिटी। सक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या चांसेस हैं कि किसी अजर्शन में, अब अजर्शंस किसकी होती हैं सर? एबीसीडी। एबीसीडी यानी अकाउंट बैलेंस, बैलेंस शीट आइटम्स, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी पीएनएल आइटम, डिस्क्लोजर यानी नोट्स टू अकाउंट्स। सो क्या चांसेस हैं कि किसी अजर्शन में ऑफ द एबीसीडी देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसीडरिंग द इंटरनल कंट्रोल, जो कि हमारे केस में थी 40%। अब सर ये जो रिस्क, इनहेरेंट रिस्क है, ये दो लेवल्स पे जाती है, हमको ऑलरेडी पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और अजर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब है ये एक अजर्शन को इंपैक्ट नहीं करेगी, एक से ज्यादा अजर्शन को इंपैक्ट करेगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं लैक ऑफ मैनेजमेंट इंटीग्रिटी है, मैनेजमेंट झूठी है, तो क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक आइटम पे इंपैक्ट आएगा या एक से ज्यादा? सर एक से ज्यादा। इट विल इंपैक्ट पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सब कुछ गलत बन सकता है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं अजर्शन लेवल, सर अजर्शन लेवल का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है, इफ द इन्वेंट्री इज ऑब्सोलीट। सर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट क्यों हो सकती है? क्योंकि मार्केट में हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो अब अगर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है तो इसका इंपैक्ट इन्वेंट्री की कौन सी अजर्शन पे जाएगा? सर इन्वेंट्री की 4 अजर्शन होती है, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। क्या एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? नहीं, पड़ी है। राइट पे फर्क पड़ेगा? मेरी इन्वेंट्री है, कोई राइट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लीटनेस पे पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, अगर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होती है तो मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाएगी। इसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन अजर्शन पे जाएगा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं। तो ये एक बेसिक सी बात समझनी है, इनहेरेंट रिस्क कौन से दो लेवल पे होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और अजर्शन लेवल। समझ गए सर? अब आओ कंट्रोल रिस्क की बात करते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स का काम क्या होता है? प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन अ टाइमली मैनर। तो अगर कंट्रोल्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन नहीं कर
पाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिस्क। सो इट इज अ रिस्क दैट द इंटरनल कंट्रोल्स विल नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब समझना, दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं सर। क्या? टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स आर देयर इन द मार्केट, एंटिटी लेवल कंट्रोल, एक्टिविटी लेवल कंट्रोल। सर एंटिटी लेवल कंट्रोल का मतलब है ये पूरी एंटिटी को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एचआर पॉलिसी, अगर एचआर पॉलिसी कहती है लोगों को अच्छा होना है, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, तो क्या ये किसी पर्टिकुलर परचेज प्रोसेस से रिलेटेड है? नहीं। सेल्स प्रोसेस से रिलेटेड है? नहीं, पूरी एंटिटी से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर कोई जनरल आईटी कंट्रोल्स है, जनरल आईटी कंट्रोल्स का मतलब है जब भी मैं कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करूंगा तो मुझे आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो क्या ये सिर्फ परचेजेस को इंपैक्ट करेगा या सेल्स को? नहीं, पूरी एंटिटी को इंपैक्ट करेगा। तो एचआर पॉलिसी और जनरल आईटी कंट्रोल आपके एंटिटी लेवल कंट्रोल्स हो जाते हैं। दे आर परवेसिव टू ऑल द असर्शंस। फील समझ आ रही है टॉपिक की? हाँ सर समझ आ रही है। इसी तरह आपके अगले टाइप ऑफ कंट्रोल होते हैं एक्टिविटी लेवल ऑफ कंट्रोल, यानी दीज आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोसेसेस। सो अगर मैं कहूं जो भी परचेज होंगी उसके लिए परचेज ऑर्डर ऑथोराइज कराना है। फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट से आईपैड खरीदना, उस आईपैड का जो परचेज होगा वो बीबी सर ऑथोराइज करेंगे। तो क्या मैं बोल दूं परचेज ऑर्डर ऑथराइजेशन इज अ एक्टिविटी लेवल कंट्रोल व्हिच इज रिलेटेड टू परचेजेस? यस सर। तो ये आपने दो कंट्रोल्स बस ध्यान रख के चलने हैं, जस्ट फॉर एमसीक्यू और केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अब सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? बड़ा सिंपल, कि एक चांस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और कंट्रोल्स उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। पूरी फील समझना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और कंट्रोल्स उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। यानी अब हम बात करेंगे डिटेक्शन रिस्क की। डिटेक्शन रिस्क का क्या मतलब है? ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया, यानी रिस्क दैट द ऑडिटर्स ऑडिट प्रोसीजर विल नॉट डिटेक्ट द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सर ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है? ऑडिट रिस्क का मतलब है चांसेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और हमारा ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। बात समझ में आती है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क में क्या रिलेशन है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, हमको ऑडिट रिस्क कम करनी है सर। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी तो मैथ्स कहती है डिटेक्शन रिस्क को कम करो, यानी देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। और डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए आप अपनी टेस्टिंग या फिर आप बोल दो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, इनको आप बढ़ा लेते हो। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर इसके बाद हमारा एक फेवरेट टॉपिक आता है आईसीए का। अभी तक जितनी बातें बताई बस इनको समझ के चलना, ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। 5 नंबर का आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसको हम प्यार से धोखा टॉपिक भी बोलते हैं। सर धोखा टॉपिक क्यों बोलते हैं बता चलेगा। पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, ये कहता है आपने असेस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, इंपैक्ट ऑफ द अकरेंस एंड क्या हमें नीड है टू रिवाइज द मटेरियलिटी फॉर एनी अकाउंट बैलेंस। तो 3 चीजें हमको कंसीडर करनी पड़ती है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, इंपैक्ट ऑफ द रिस्क और वेदर देयर इज अ नीड टू रिवाइज द मटेरियलिटी फॉर अकाउंट बैलेंस। सर इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो आपको टेस्टिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। टेस्टिंग ज्यादा करने के लिए जनरली मटेरियलिटी लोअर की जाती है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हमको बस रिस्क का सिर देख के चलना है। सारे बच्चे बोलो सिर देख के चलना है। सर सिर का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंस, इंपैक्ट एंड द नीड टू रिवाइज द मटेरियलिटी। ठीक है सर। इसके बाद ये क्या कहता है? डिटरमाइन द लाइक्लीहुड ऑफ द रिस्क टू अकर। क्या चांसेस है कि इस रिस्क से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है एंड द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट प्रोसीजर। समझ गए सर। इसके बाद ये कहता है कौन कौन सी अजर्शंस है जो इससे अफेक्ट होंगी। सर अजर्शंस अफेक्ट होंगी यानी फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, सपोज लेट से हमारे पास एक रिस्क है कि कस्टमर की जो क्रेडिट पॉलिसी है ना दैट इज मिसिंग। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि अगर कस्टमर्स की क्रेडिट पॉलिसी नहीं है तो यहां पे बैड डेट्स हो सकते हैं। इंपैक्ट क्या होगा? अगर बैड डेट होते हैं कंपनी को लॉसेस होंगे। आप मटेरियलिटी को कैसे रिवाइज करोगे? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टेस्टिंग करने के लिए रिड्यूस द मटेरियलिटी। तो सर सिर वाला पॉइंट तो हमको समझ आ गया। फिर देखो क्या जब क्रेडिट पॉलिसी खराब होगी क्या चांसेस है बैड डेट्स अकर होने के? सर इट इज वेरी लाइकली। वेरी गुड। कौन सी अजर्शन अफेक्ट होगी अगर बैड डेट्स होते हैं? सर एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट से फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीटनेस से फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इंपैक्ट आएगा वैल्यूएशन पे। शाबाश। देन कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन ईच ऑफ द अजर्शन। तो ये दोनों सिमिलर पॉइंट्स है, पहले देखो कौन सी अजर्शन अफेक्ट होगी फिर उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। एंड लास्ट में कहता है कंसीडर द इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस। क्या इंटरनल कंट्रोल्स है इस रिस्क से मिटिगेट करने के लिए एंड द इफेक्टिवनेस इन मिटिगेटिंग द रिस्क। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटर डिफॉल्ट करता है तो हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो क्या मैं बोल दूं ये एक इंटरनल कंट्रोल है? हाँ। फिर देखो कितना इफेक्टिव कंट्रोल है इन मिटिगेटिंग द रिस्क। तो सारे के सारे बच्चे जितने भी पूरे इंडिया के हैं सर उनको ये सारी बातें समझ आती हैं
ऑडिट की। मजा कब आता है? जब एग्जाम में बैठ के रिकॉल करना हो। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिस्क का क्या देखेंगे, सिर देखेंगे। सिर का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट प्लस द नीड टू रिवाइज द मटीरियलिटी। गॉट इट सर। अब थोड़ा थोड़ा ना डर का माहौल बनाओ। सर डर का माहौल बनाओ यानी व्हाट इज द लाइक्लीहुड, व्हाट इज द लाइक्लीहुड, क्या चांसेस है इसकी वजह से गलती होगी, और अगर गलती होगी तो उसका इंपैक्ट कौन सी असर्शन पे आएगा। डॉक्यूमेंट द असर्शंस अफेक्टेड एंड इंपैक्ट ऑन ईच ऑफ द असर्शन। बात समझ आई? हाँ सर, डर का माहौल बनाया। अब सुकून किस में है? सर रिस्क से जो डर लगता है उसका सुकून है इंटरनल कंट्रोल्स में। सो कंसीडर द इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस एंड देयर इफेक्टिवनेस इन मिटिगेटिंग द रिस्क। बात समझ में आती है मित्रों? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आती है। तो अभी तक मैंने आपकी बुक से कौन कौन से टॉपिक्स करा दिए? इनहेरेंट रिस्क डन। इनहेरेंट रिस्क में आईसीआई ये वाला क्वेश्चन शायद पूछ ले, आज तक कभी पूछा नहीं है। रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न टू ऑडिटर कैन बी, सर देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क इन एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल एंटिटी के पास वर्किंग कैपिटल की कमी है तो उसके मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ सकता है। दूसरी चीज रिस्क क्या है? सर अगली रिस्क है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जब भी एंटिटी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करेगी गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। तीसरी है हाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हो सकता है उसकी वैल्यूएशन को लेकर कोई रिस्क हो। हाँ सर। अब अगर कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट है जिसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, यानी जो मैनेजमेंट ने एस्टीमेट बनाया और जो एक्चुअल रिजल्ट होगा इट कैन बी वेरीड, तो सर यहां पे भी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। प्लस इफ इट इज इन अ वॉलेटाइल इंडस्ट्री जहां पे बिजनेस फेल हो सकते हैं, अगेन गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है। तो आप सिंपल सी बात बोलना, एक ऑडिटर को क्लाइंट पे क्या चाहिए? चाय। तो अगर चाय नहीं है दैट इज अ रिस्क फॉर द ऑडिटर। कम ऑन, अगर चाय नहीं है दैट इज अ रिस्क फॉर द ऑडिटर। सो रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न टू द ऑडिटर इज लैक ऑफ चाय। लैक ऑफ चाय का मतलब है लैक ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। सी फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, एच फॉर हाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ए फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विद वाइड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड आई फॉर वॉलेटाइल इंडस्ट्री। ये हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ही हम ऐसे 540 में पढ़ के चलते हैं। अब सर कंट्रोल रिस्क आपको ऑलरेडी आता है, ये चीज आप इंटर में पढ़ के आए थे, फाइनल में भी पढ़ लिया, इसको बस एक बार बस समझ के चलना। देन डिटेक्शन रिस्क आल्सो वी हैव कवर्ड। यहां पे हमारे मोटे मोटे टॉपिक्स हो गए। स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन जस्ट मैंने आपको अभी कवर कराया, इट इज अ 5 स्टार टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। अब सर एक बात बताओ, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट? सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और रेडी हो जाओ। समझते हैं। अगर मैं बोलूं कोई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है तो वो कैसे हो सकती है? या तो आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, या तो आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, अगर रिकॉर्ड किया तो ज्यादा किया। कम ऑन, या तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, या ज्यादा किया, या फिर गलत किया, या फिर गलत पीरियड में किया। तो ये आपके 4 रीजंस हो सकते हैं फॉर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। सर जल्दी से बताओ, या तो नहीं किया, या ज्यादा ही किया, या फिर क्या किया सर, या फिर आपने गलत किया या गलत अकाउंटिंग पीरियड में किया। नहीं किया मतलब ट्रांजैक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड यानी इट वाज ओमिटेड। तो अगर ट्रांजैक्शन ओमिट हो जाएगी तो इंपैक्ट किस पे आएगा? कंप्लीटनेस पे। सो ट्रांजैक्शन नॉट आइडेंटिफाइड, या फिर जिस सोर्स डॉक्यूमेंट यानी इनवॉइस से आपको परचेजेस रिकॉर्ड करनी थी, या तो वो आपने इनवॉइस प्रिपेयर ही नहीं किया, या फिर आपके ईआरपी सिस्टम ने उसको कैप्चर नहीं किया, या फिर आपने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। रिप्रेजेंट नहीं किया यानी इनवॉइस तो वाज प्रिपेयर्ड बट आपने उसको अकाउंटिंग टीम को नहीं दिया, तो कंप्लीटनेस हो गया। नहीं किया के बाद क्या था सर? नहीं किया के बाद था गलत किया। गलत किया से पहले था ज्यादा किया। क्या बोल रहे हो सर? ज्यादा किया का क्या मतलब है? यानी यू हैव रिकॉर्डेड फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन। तो फिक्टिशियस और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन एंटर्ड, या फिर आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे आपने ट्रांजैक्शन एंटर करी वो खुद ही ओवरस्टेटेड या डुप्लीकेटेड था, या ट्रांजैक्शन इज डुप्लीकेटेड। तो पहला क्या हो गया? नहीं किया। दूसरा हो गया ज्यादा किया। तीसरा हो गया ये जो नहीं किया ज्यादा किया, क्या किया? गलत किया। गलत किया यानी इनएक्यूरेट ट्रांजैक्शन, इनएक्यूरेट सोर्स डॉक्यूमेंट और इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट्स इन द लेजर। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर? गलत पीरियड में किया। तो जब भी पीरियोडिसिटी से रिलेटेड बात होती है हम बात करते हैं कट ऑफ की। सो ट्रांजैक्शंस अकर्ड इन अ पीरियड वर रिकॉर्डेड इन अनदर अकाउंटिंग पीरियड। इजी। नहीं किया, ज्यादा किया, अरे बाबू गलत किया, गलत पीरियड में किया, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, उसके बाद क्या था? गलत किया। गलत किया यानी इनएक्यूरेसी इन रिकॉर्डिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज गलत पीरियड में क्या यानी कट ऑफ। ये आपने 4 बातें ध्यान रखनी, 4 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अब सर आईसीए का एक और फेवरेट क्वेश्चन है जो आपके रिसेंटली एक एमटीपी में आया था, ऑडिट प्रोसीजर इन केस द परचेजेस आर मेड विदाउट परचेज ऑर्डर। फटाफट अपने नोट्स पे आओ, मजा आ जाएगा। आ गए सर? स्पेशल केस है परचेजेस मेड विदाउट परचेज ऑर्डर, आपके स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है पॉइंट। 5 मार्क्स का अभी रिसेंटली एमटीपी में आया था। सारे बच्चे भगवान से प्रे करेंगे, हे ईश्वर प्लीज इस टॉपिक को एग्जाम में पूछ लेना।
सबसे पहले बताओ, अगर कोई परचेज ऑर्डर अनऑथोराइज्ड है तो कौन कौन से अकाउंट्स इससे इंपैक्ट होंगे? एक पीएनएल का, एक बैलेंस शीट का। पीएनएल में परचेज किससे होती है? क्रेडिटर से। तो याद रखना, टू अकाउंट बैलेंसेस विल बी अफेक्टेड, परचेज अकाउंट और अकाउंट्स पेबल। अब सर इसके ऑडिट प्रोसीजर क्या है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर परचेज ऑर्डर नहीं भेजा है तो सामने वाले को क्या सपना आया क्या कि हमको परचेज लेनी है? यानी कुछ तो तरीका होगा जिससे मैंने सप्लायर को बताया कि हमको परचेज लेनी है। यानी आप क्या करोगे, कुछ परचेज सेलेक्ट करोगे और रिव्यू करोगे कि हाउ वाज द वेंडर अवेयर कि हमको परचेज करनी है। यानी रिव्यू द कॉरेस्पॉन्डेंस दैट यू मेड विद द वेंडर, प्लस वेंडर से मंगाने से पहले इंटरनली भी ब्रांच ने हेड ऑफिस को बोला होगा को हमको सामान चाहिए, हाँ, तो उसको कहते हैं परचेज रिक्विजिशन यानी इंटरनल ऑर्डर। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इसके अलावा हम और क्या करेंगे? मैंने कहा इसके अलावा हम गड़बड़ वाले एरियाज ढूंढेंगे। सर गड़बड़ वाले एरियाज यानी हम लेंगे वेंडर की लिस्टिंग और उसकी एजिंग डिटेल्स। एजिंग डिटेल्स का मतलब है मैंने सप्लायर को कितने कितने टाइम पे पेमेंट करी। अगर सप्लायर को जो पेमेंट है ये हो चुकी है बिफोर द ड्यू डेट, सर जनरली तो सप्लायर को पेमेंट ड्यू डेट पे होनी चाहिए, ड्यू डेट के बाद होगी तो भी हमारा पैसा बचा रहेगा, हमने ड्यू डेट से पहले क्यों कर दी? सो दैट इज समथिंग यू कैन लुक फॉरवर्ड एंड आस्क फॉर द रीजंस फॉर एक्सेप्शन। बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब इन सब चीजों के बारे में बताएगा कौन कि ये जो पेमेंट हुई है कब हुई, किस टाइम पे हुई? हम बात करेंगे परचेज ऑफिसर से। तो जो परचेज ऑफिसर है इससे मिलो, इससे इंक्वायरी करो। अगर परचेज ऑफिसर से लगता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट से भी मिल सकते हो, यानी डिस्कस द समरी ऑफ इश्यूज विद द क्लाइंट यानी मैनेजमेंट। क्या चारों बातें समझ आ गई? हाँ सर। सबसे पहले परचेजेस हुई कैसे, तो इसके लिए हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सप्लायर। क्या सप्लायर को कोई कॉल गया था, मेल लिखी थी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा अगर परचेज ऑर्डर नहीं है। प्लस इंटरनल ऑर्डर भी होता है, उसको हम बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन। फिर इसमें गड़बड़ वाले एरियाज ढूंढ लेना, रिव्यू द वेंडर्स लिस्टिंग एंड द एजिंग। एजिंग में कौन सी पेमेंट देखनी है? जो जल्दी कर दी, क्योंकि सर जल्दी जल्दी पेमेंट करिए सप्लायर को यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। सो फोकस ऑन द पेमेंट्स व्हिच आर मेड बिफोर द ड्यू डेट्स एंड आस्क फॉर द रीजन फॉर एक्सेप्शन। सर ये रीजन किससे पूछेंगे? परचेज ऑफिसर से। मिलवाता हूं तुमको, मिलो। सो मीट द परचेज ऑफिसर एंड इंक्वायर एंड डिस्कस द समरी ऑफ इश्यूज विद द क्लाइंट। इजी इजी सर। सर सुनो ना, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया? हाँ सर हो गया। क्या ये चार ऑडिट प्रोसीजर हो गए? हो गए। अब आता है आईसीआई का अगला फेवरेट टॉपिक, स्टेप्स इन कंडक्ट ऑफ अ रिस्क बेस्ड ऑडिट। सर रिस्क बेस्ड ऑडिट को आप ऐसा ही बोल सकते हो, वही चीजें जो हम ऐसे 315 में पढ़ के आए हैं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी रिस्क रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड लास्ट में आप इशू करते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट। तो पहले 315, फिर क्या आएगा हमारे पास 330 एंड लास्ट में ऐसे 700 में रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब सर एक बात बताओ, क्या आईसीआई इंडिविजुअली इन पॉइंट्स में हमसे से 5 पॉइंट्स पूछ सकता है? दोस्त पूछ सकता है। तो पहला पॉइंट आता है रिस्क असेसमेंट। पहला पॉइंट क्या आता है? रिस्क असेसमेंट। तो मैंने कहा रिस्क असेसमेंट 4 से 5 नंबर का आ सकता है। इसमें रिस्क असेसमेंट से पहले ना आपको दूसरे स्टैंडर्ड्स की बात करनी है। सबसे पहले ऐसे 220 और ऐसे 210 की बात करना। सर ऐसे 220 और 210 किसकी बात करते हैं? क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। क्लाइंट एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले क्या देखते हैं? सेकी। सेकी का मतलब क्या सिखाया था एसक्यूसी 1 वाली वीडियो में? सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, सीसीटीआर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी। जब ये सब चीजें एक्सेप्ट हो जाती हैं फिर आप एंगेजमेंट लेटर एंटर करते हो टू कंटिन्यू और एक्सेप्ट विद द क्लाइंट। सो क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस प्रोसीजर होंगे। फिर आप क्या करते हो? सर सीधा टूट नहीं पड़ते, हम प्लान करते हैं हमारे ऑडिट प्रोसीजर यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो इन दो पॉइंट्स को इंट्रो में ध्यान रखना, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। उसके बाद शुभम सर ने बताया परफॉर्मिंग द प्लानिंग। ठीक है सर। अब आप आ जाओ अपनी पे, लेट्स परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ ऐसे 3115। क्वेश्चन क्या है? रिस्क असेसमेंट। तो हम क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सो परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में किसकी टेस्टिंग होती है? किसी की नहीं, हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस टू फाइंड द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अब सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमारा नाम क्या था ऐसे 315 का? आइडेंटिफाई एंड असेस। तो वही दोनों नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब यहां पे आइडेंटिफाई के साथ रिस्क मत लिखना, कंट्रोल लिखना। सो आइडेंटिफाइंग द कंट्रोल्स एंड असेसिंग इट्स डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, की कंट्रोल कितने अच्छे हैं। उसके बाद असेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर सब ऊपर से जा रहा है, वापस रिवाइज कराओ। मैंने कहा वापस देखो, रिस्क असेसमेंट क्या होता है? सर 315 वही चीज लिखनी है, बस स्टार्ट किसी और टॉपिक से करना है। तो टॉपिक जिनसे स्टार्ट करना है वो क्या है? ऐसे 220, 210 और उसके बाद शुभम सर ने बोला ऐसे 300। 220 और 210 में मैंने क्या बोला? क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। दूसरी चीज क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। अब अपनी पे आ जाओ, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जिससे आपको पता चलेगा इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है।
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? आइडेंटिफाई एंड असेस। अब आइडेंटिफाई रिस्क बोलोगे या कंट्रोल? अभी बताया कंट्रोल। सो आइडेंटिफाइंग द कंट्रोल्स एंड असेसिंग देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। असेस क्या करना है? वही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या तुमको रिस्क असेसमेंट समझ आया? हाँ सर, समझने का कुछ नहीं था, दिमाग में बस को स्ट्रक्चर बना के बिठाना है, ठीक है। फिर सर इसमें बस ध्यान रखना, एक मोटी रिस्क होती है, हाँ, उसका एक मोटा छठा पॉइंट याद रखेंगे, आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क। याद है कौन कौन सी सिग्निफिकेंट रिस्क होती है? अरे सर कैसे भूल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अनयूजुअल नेचर एंड एनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विच रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो रिस्क असेसमेंट आई होप सबको कहीं ना कहीं क्लियर है। यही की यही पॉइंट्स आपके दे रखे हैं। इंट्रो वाला पॉइंट आ गया। फिर क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिससे हमें इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क पता चलेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब है आइडेंटिफाई एंड असेस। आइडेंटिफाई रिस्क या कंट्रोल? कंट्रोल देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। असेस रोमम एंड लास्ट में फोकस ऑन सिग्निफिकेंट रिस्क। सर ये सिग्निफिकेंट रिस्क को इंपॉर्टेंस क्यों दी है? क्योंकि जब मैं रिस्क रिस्पॉन्स करूंगा तो मैं सिग्निफिकेंट रिस्क पे भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चलूंगा। अब आ जाओ रिस्क रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब है ऐसे 330 AR स्क्वायर। AR स्क्वायर मतलब ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। 315 में क्या करके आए हैं? अंडरस्टैंडिंग। 330 में क्या करते हैं? टेस्टिंग, जिनको आप प्यार से बोलते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी एंटिटी के प्रोसेसेस। ओ, फिर जो अमाउंट है उसकी टेस्टिंग होती है, जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर दो प्रकार के, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये आपने पीला पीला क्या कर रखा है? येलो येलो डर्टी फेलो, यही पॉइंट्स आपके इस आंसर में काम आने वाले। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट रिस्क रिस्पॉन्स में क्या कहता है? देयर आर सर्टेन असर्शंस which can't be addressed, can't be checked by substantive procedure alone. For example, क्या ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन में आप अमाउंट चेक कर सकते हो? मैंने कहा नहीं। ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन में जितने अच्छे एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, जनरल आईटी कंट्रोल्स होंगे, उतना बेटर तरीके से ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेस होंगी। तो कुछ ऐसे असर्शंस है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको आप चेक नहीं कर सकते विद सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यानी हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात देखो क्या कह रहा है, अगर इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं और आपने उनको टेस्ट कर दिया कि हाँ कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, देन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को आप रिड्यूस करके चल सकते हो। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है सर। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? कुछ ऐसी असर्शन है जिनके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर से आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है सर। दूसरा मैंने क्या कहा? अगर इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट कर लिए तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को रिड्यूस कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो गया। अब बात करो एनालिटिकल प्रोसीजर की। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन रिड्यूस द नीड फॉर अदर प्रोसीजर। अदर प्रोसीजर यानी टेस्ट ऑफ डिटेल्स को आप रिड्यूस करके चल सकते हो। अब लास्ट में कहता है जो सिग्निफिकेंट रिस्क हैं उसको लेके 3 पॉइंट्स ध्यान रखना। सर क्या? सिग्निफिकेंट रिस्क यानी फ्रॉड, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है सर। दूसरी बात, यू कैन परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स और फ्रॉड। सर कैसे फ्रॉड वगैरह पकड़ सकते हैं? बाय परफॉर्मिंग सम एनालिटिकल प्रोसीजर, सरप्राइज चेक्स आपने कर लिए। और आप कौन से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकते हो फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? याद है फ्रॉड के चैप्टर में बताया था जेई टेस्टिंग। सर कुछ याद नहीं है, मैंने कहा मैं बताया था, ऐसा सोचो याद है, ठीक है, ऐसा सोचो फील से कि याद होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो 4 पन्ने पलट के एक बार ऐसे 240 के लास्ट पेज पे जाओ तो दिखेगा कि जब भी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स की बात होती थी तो वहां शुभम सर जेई टेस्टिंग कराते थे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेक करवाते थे। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें बिजनेस रैशनल दिखवाते थे। सर आपको ये तीनों पॉइंट्स याद कैसे हैं? क्योंकि मैंने आपको मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के एग्जांपल तो पढ़ाए थे ऐसे 240 में। ऑल्टरिंग अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, उसी फैक्ट में जो एफ और FAC पॉइंट्स थे, इसी से हमने इसके ऑडिट प्रोसीजर निकाले थे। एफ फॉर फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, तो फिक्टिशियस जर्नल एंट्री में क्या करते थे? जेई टेस्टिंग। ए फॉर inappropriately adjusting the assumptions for accounting estimates, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेक करने के लिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेक करो, बात तो सही है। एंड सी फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इनमें आप एंटिटी का बिजनेस रैशनल देखते हो, ठीक है बॉस। दिस इज द पावर ऑफ मेमोरी टेक्निक्स एंड मल्टीपल रिविजन्स। तो दोस्तों सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए क्या किया? अनप्रिडिक्टेबिलिटी,
जो फ्रॉड वाली सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके लिए इन्होंने बोला फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट इज फॉर टू एड्रेस मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स और फ्रॉड। एंड लास्ट में कहता है बाकी सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए आप स्पेसिफिक प्रोसीजर करके चल सकते हो। सो मित्रों, रिस्क रिस्पॉन्स को अगर आप रट्टा लगाने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, बट कॉन्सेप्चुअली रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब समझोगे कि आपको इन प्रोसीजर्स की बात करनी है, फिर आप ये पॉइंट्स इजीली बना सकते हो। तो लास्ट बार एक बार फटाफट गो थ्रू करा रहा हूं, देन वील डू इट फ्रॉम द बुक। लेट्स सी व्हाट डज दिस पॉइंट से। सबसे पहले बोलो हमको क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर क्या बोलेंगे, सब्सटेंटिव को रिड्यूस करो। फिर क्या बोलेंगे, एनालिटिकल किया तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स को रिड्यूस करो। वापस टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करना है, ऐसी असर्शंस के लिए जिनको हम एड्रेस नहीं कर सकते यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिर सब्सटेंटिव को रिड्यूस कब करना है, जब भी कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं और अगर आपने उनको टेस्ट कर लिया जैसे ऊपर वाले पॉइंट में किया, अब आप सब्सटेंटिव को रिड्यूस करके चल सकते हो। एंड अगला पॉइंट क्या कहता है, सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स को रिड्यूस कर दो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर रहे हो। बात समझ में आ गई तीनों? हाँ सर। अब जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके लिए क्या करो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, प्लस जो फ्रॉड वाली सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके लिए क्या किया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंड बाकी सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए जो भी स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको ठीक लगे आप करके चल सकते हो। बात समझ में आ गई? सर आ गई। नाउ लेट्स डू इट फ्रॉम द बुक। बुक में देखो क्या लिखा है, फटाफट अपनी किताब पे आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या था सर, सबसे पहला पॉइंट था कुछ एरियाज में सब्सटेंटिव इज नॉट इनफ, यानी सर्टेन असर्शंस कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन। एग्जांपल, हाईली ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन जहां पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। दूसरी बात, जब आपने टीओसी कर लिया तो क्या करो, सब्सटेंटिव कम कर दो। एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल इफ टेस्टेड कैन रिड्यूस द नीड और स्कोप ऑफ अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सर टीओसी की बात भी हो गई, सब्सटेंटिव की बात भी हो गई, अब आ जाओ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे। ये कह रहा है जब आप एनालिटिकल करोगे तो इट विल रिड्यूस द नीड फॉर अदर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, यानी टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्या यहां तक ये तीन बेसिक प्रोसीजर क्लियर है? हाँ। अब मैंने क्या कहा था, सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, धप्पा। धप्पा का मतलब है सरप्राइज चेक्स। सो इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन योर प्रोसीजर परफॉर्म। फिर फ्रॉड की अगर मैं बात करता हूं, फ्रॉड और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, इसके लिए क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसकी बात मैंने कहां सिखाई है आपको, SA 240 के अंदर। एंड लास्ट में आता है हमारे पास जो बाकी सिग्निफिकेंट रिस्क हैं उसके लिए आप स्पेसिफिक प्रोसीजर करके चलो। डील डन? डन सर। अब यहां पे रिपोर्टिंग में कुछ खास दे नहीं रखा, इसको आप इग्नोर करके चलो। अब सारे के सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ एंड लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट हो गया, टाटा बाय बाय, वेरी वेरी इजीली। सुनो मेरे साथ, अब सर इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे की तरफ से ध्यान से समझना। सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग सिस्टम। अगर यही की यही लाइन आ जाती है तो आपने 4 पॉइंट्स लिखने। अब इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, बड़ा सिंपल है, आप सेफ और वेरीफाइड रहें। कम ऑन, आप सेफ और वेरीफाइड रहें। आप सेफ और वेरीफाइड रहें यानी सबसे पहले 2 पॉइंट ट्रांजैक्शन वाले, जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे इट शुड बी ए फॉर ऑथोराइज्ड, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अनऑथोराइज्ड नहीं होनी चाहिए, या तो जनरल ऑथोराइजेशन या फिर स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन। सर जब आपने ऑथोराइज ट्रांजैक्शन कर ली, इसको पी से क्या करो, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड करो, ताकि टाइम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, टाइम पे वो सही बैलेंसेस में जाए और टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार। तो इट शुड बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, सही अमाउंट से सही अकाउंट में, कम ऑन, सही अमाउंट से सही अकाउंट में, यानी promptly recorded to make sure the preparation of financial information to ensure accountability of assets. एग्जाम्पल, अगर मैंने परचेजेस ही नहीं रिकॉर्ड करी 1000 यूनिट्स की, तो वो 1000 यूनिट्स तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, कोई भी चोरी करके ले जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग जरूरी है। अब सर ट्रांजैक्शंस तो हमने ऑथोराइज भी कर लिया, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड भी कर लिया, अब ये सेफ और वेरीफाई किसको करना है, एसेट्स को सेफ और वेरीफाई करना है। तो जो भी आपके एसेट्स हैं दे शुड बी सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड दुआ। दुआ का क्या मतलब है, डिस्पोजिशन, यूज और एक्सेस। तो ना तो कोई इसको अनऑथोराइज्ड रूप से बेच पाए, कोई अनऑथोराइज्ड यूज ना कर पाए, ना ही कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर पाए। जैसे आर्टिकल इंटर्न्स क्या करते हैं सर, अनऑथोराइज्ड यूज, unauthorized access of the printers of the article ship found to take study material printouts। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। इसके अलावा ये क्या कह रहा है, वेरीफाइड का मतलब है एसेट शुड बी वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल, जिसको आप बोलते हो फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिले तो उस पर आप एक्शन लेके चलोगे। तो यही 4 पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने फॉर इंटरनल कंट्रोल्स। ट्रांजैक्शन शुड बी ए फॉर ऑथोराइज्ड, पी फॉर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड। 2 चीजें सेफ और वेरीफाइड रहनी चाहिए, क्या, एसेट्स,
एसेट्स शुड बी सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड दुआ, दुआ मतलब डिस्पोजिशन, यूज और एक्सेस, एंड एसेट शुड बी वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल। सर मैंने वेरीफाई किया, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड थे और फिजिकल वेरिफिकेशन थी उसमें डिस्क्रिपेंसी थी, तो बाबू उस डिस्क्रिपेंसी पे आप एक्शन लेके चलोगे, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड करके चलोगे। क्या इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर इसके अलावा ये कहता है कुछ अकाउंटिंग कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव हैं विच आर टू बी अचीव्ड बाय अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम? अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। सर सुनने में तो एक जैसा लग रहा है बट आंसर अलग है। तो मैंने कहा इसमें इंश्योर करना ऑल द ट्रांजैक्शंस आर, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज में जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, वही रिकॉर्ड होनी चाहिए जो रियल है, प्लस सही वैल्यू पे और सही टाइम पे। वो याद है जर्नल एंट्री में आप रुपीज लिखते थे, उसके बाद डेट लिखते थे? हाँ सर। तो याद रखना जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो रियल होना चाहिए, सही वैल्यू पे रिकॉर्ड हो और सही टाइम पे रिकॉर्ड हो। अब जर्नल एंट्री के बाद वो कहां जाएगा? लेजर में जाएगा, यानी इट शुड बी प्रॉपर्ली पोस्टेड। लेजर के बाद कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस में, यानी इट शुड बी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्लोज्ड एंड समराइज्ड। क्या पूरा फ्लो क्लियर है? हाँ सर। लास्ट टाइम एक बार मुझे फटाफट बता दो अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है जो अकाउंटिंग में होता है? ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी रियल, सही डेट और सही वैल्यू पे, यानी टाइमली एंड प्रॉपर्ली वैल्यूड। अब लेजर में क्या होता था? सर लेजर में होता था कि हम इसको सही अकाउंट में भेजेंगे। सही अकाउंट में क्या होनी चाहिए? इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सही अकाउंट में होनी चाहिए इसकी पोस्टिंग, एंड पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे? क्लासिफाई, डिस्क्लोज एंड समराइज। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सर ऐसा करो हमको इसका एक क्वेश्चन दिखाओ और हम पहचानेंगे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा है या फिर ये वाला। चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो दैट टू यू। हाँ मित्रों जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे बच्चे। एज द ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड यू वुड लाइक टू limit your examination of the account balance test. What are the control objectives you would like the accounting control system to achieve? तो सारे बच्चे मुझे बताओ अकाउंटिंग कंट्रोल का काम क्या है? अकाउंट्स करना। जर्नल एंट्री के पॉइंट क्या थे? रिकॉर्डिंग, रियल, डेट का मतलब था टाइमली, टाइम के बाद मैंने वैल्यू बताई थी, इट शुड बी प्रॉपर्ली वैल्यूड। लेजर में क्या करते हैं? पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस में क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और डिस्क्लोजर। तो अगर आप देखोगे आईसीआई ने भी यही वाले पॉइंट्स लिख रखे हैं और यही क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का भी है। गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर। तो यहां हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के पूरे ऑब्जेक्टिव्स कवर होते हैं, इवन अकाउंटिंग कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव कवर होते हैं। फिर आते एक प्यारा सा टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो मुझे लगता है लिमिटेशंस आपको ऑलरेडी पता है, इंटर में आपने बहुत बार पढ़ रखे हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है सर? यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स की बैंड बच सकती है थ्रू द कॉल्यूजन विद एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी। एक एम्प्लॉय अपने सीनियर के साथ मिलके अपने खर्चों को ऑथोराइज करवा सकता है, एंड फिर वो जो अनऑथोराइज खर्चे हैं दोनों मिलके आधे आधे बांट सकते हैं। इसी तरह आप थर्ड पार्टीज के साथ कॉल्यूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई सप्लायर है, मैंने उससे महंगे में माल खरीद लिया, तो मान लो मैंने 1 करोड़ महंगे में माल खरीदा है, तो जब मैंने सप्लायर को 1 करोड़ की एक्स्ट्रा पेमेंट दी तो कंपनी की मैनेजमेंट और सप्लायर 50-50 लाख एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉल्यूजन विद द एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी। कॉल्यूजन मतलब दो लोग मिल गए। इसके अलावा सर और कौन सी लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की? दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। सर हाउ कैन द मैनेजमेंट ओवरराइड द कंट्रोल? बड़ा सिंपल है, इंप्लॉय का खर्चा कौन ऑथराइज कर रहा है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का खर्चा तो कोई देख ही नहीं रहा, उस पर तो कोई ओवरसी नहीं कर रहा, सो मैनेजमेंट कैन ओवरराइड द कंट्रोल बिकॉज अल्टीमेटली मैनेजमेंट पे कोई नजर रखने वाला नहीं है। तीसरी चीज क्या है? ये कहते हैं कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट। क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट को एक्सीड ना करे तो कई चीजों के लिए हम प्रोसेसेस नहीं बनाते, कई चीजों के लिए हम कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दिस और हमको क्या ध्यान रखना है सर? मैंने कहा मैनेजमेंट मैनिपुलेशन भी करती है। सर मैनिपुलेशन किस में कर सकती है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड देन सर इसके बाद आता है कई ट्रांजैक्शन अनयूजुअल नेचर की होती हैं। क्योंकि अनयूजुअल नेचर की है, जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्रीज। कई बार बोलते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट एंट्रीज बाकी हैं, तो क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं उनके लिए कोई कंट्रोल्स नहीं होते। प्लस देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर का क्या मतलब है सर? ह्यूमन एरर का मतलब है मैनेजमेंट है तो अच्छी, बट कुछ भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त मान लो कोई गलती हो गई तो उसको हम ह्यूमन एरर का नाम दे सकते हैं। तो यही कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने फॉर लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो सर ये कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा सल्लू भाई की मदद से। तो सल्लू भाई के केस में सर क्या हुआ? बड़ा सिंपल है। सल्लू भाई के केस में भाई गाड़ी चला रहे थे, भाई गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर नहीं भाई चला रहे थे। तो जैसी गाड़ी चला रहे थे दो गाड़ियों का क्या हो गया? कॉल्यूजन, धूम। अब भाई गाड़ी से बाहर निकले और प्यारी प्यारी बातें करने लगे, जिसको प्यार से क्या कहते हैं? अब्यूज। अब भाई को फिर याद आया, अरे मेरा कोर्ट में तो ऑलरेडी केस चल रहा है एंड कोर्ट की फीस भी ज्यादा है, तो कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट।
कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट, तो भाई ने मैनिपुलेट करने के लिए क्या बोला, बीइंग ह्यूमन। भाई बीइंग ह्यूमन मेरे से एक ह्यूमन एरर हो गया, बीइंग ह्यूमन मेरे से एक ह्यूमन एरर हो गया, एंड दिस इज अ अनयूजुअल स्टोरी जिसकी मदद से आप लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ध्यान रख सकते हो। तो सबसे पहले क्या हुआ, कॉल्यूजन। कॉल्यूजन वाला पॉइंट क्या कहता है, कॉल्यूजन विद द एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी। सेकंड पॉइंट क्या था, भाई बाहर निकले और उन्होंने क्या किया, अब्यूज। अब्यूज का मतलब है अब्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तीसरी चीज क्या थी सर, जैसे ही अब्यूज हुआ भाई को याद आया कोर्ट केस, यानी कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट, पहला पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट। अब सर चौथा पॉइंट क्या था, मैंने कहा जैसे ही भाई को पता चला अब बेनिफिट से कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भाई ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आ रहे ना पॉइंट्स दिमाग में, वेरी गुड। अब सर मैनिपुलेशन करने के लिए भाई ने क्या कहा, बीइंग ह्यूमन, यानी भाई से ह्यूमन एरर हो गया, तो ह्यूमन एरर ध्यान रखेंगे, एंड इट वाज अ अनयूजुअल स्टोरी, यानी जो भी अनयूजुअल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए कंट्रोल्स बनाना टफ होता है। क्या लिमिटेशंस क्लियर है, हाँ काफी कम चांसेस होते हैं ऐसे टॉपिक से एग्जाम में आने के, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट कि जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें ध्यान रखोगे तो यू कैन राइट समथिंग रेलिवेंट इन द एग्जाम। अब सर सवाल आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। स्ट्रक्चर का मतलब है एक इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले होनी चाहिए क्या, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब है सपोज मैं इन्वेंट्री परचेज करने गया तो सारे काम अलग अलग बंदे करेगा, क्योंकि अगर एक ही बंदा करेगा तो सर ये एंटिटी की बैंड बजा सकता है, क्योंकि हो सकता है इसने इन्वेंट्री खरीदी ना हो और जाके सप्लायर को पैसे दे आया, और जब सप्लायर को पैसे दे के आया है बिना इन्वेंट्री खरीदे तो ये सप्लायर के साथ कॉल्यूड करके आधा आधा पैसा बांट लेगा। तो ऑलवेज इंश्योर कि सपोज अगर आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो तो ऑथोराइज करने वाला बंदा अलग, एग्जीक्यूट करने वाला अलग, इन्वेंट्री विल बी अंडर द कस्टडी ऑफ अ डिफरेंट पर्सन, और इस सब के जो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहा है वो अलग बंदा होना चाहिए। ऑथोराइजेशन, एग्जीक्यूशन, custody and records and documents, all the four things will be in the hands of separate parties। बात समझ आती है, आती है सर। अब इन्हीं से सारे पॉइंट्स निकालो। ऑथोराइजेशन वाला पॉइंट ये है या तो जनरल या स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूशन पे कोई पॉइंट नहीं है, फिजिकल कस्टडी की बात कर लेते हैं। फिजिकल कस्टडी वाला पॉइंट कहता है जो भी आपकी सेंसिटिव एसेट्स हैं, सेंसिटिव एसेट्स यानी कैश, इन्वेंट्री, आजकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते नहीं बट वो भी होते हैं, इनको आप फिजिकली वेरीफाई करके चलो। क्यों, क्योंकि ये सेंसिटिव एसेट्स हैं, इनमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, चोरी होने के चांसेस ज्यादा है, तो इनको रिकंसाइल करना जरूरी है। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या कहते हैं, सेम पॉइंट्स एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जो मैंने आपको ये वाले बताए थे ना पॉइंट्स, हाँ, कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी रियल, इट शुड बी प्रॉपर्ली वैल्यूड, टाइमली पोस्टेड। तो यही आपने बेसिक 5-6 बातें ध्यान रख के चलनी है। क्या बात है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट टॉक्स अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आजकल आईसीआई को ये टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है, और इस पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना 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 ना, एकदम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन बढ़िया वाले मैं आपको इस रिवीजन में भी कराता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आता है हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमको देखना है एंटिटी का माहौल कैसा है, एंटिटी में किस तरह का माहौल है। तो सर हमको देखना है बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज। तो क्या इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज अपने आप आ जाती है? नहीं सर, कम्युनिकेट करनी पड़ती है। जो कंपनी के बड़े लोग हैं यानी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, इनका काम है कम्युनिकेट करना कि एम्प्लॉइज तुम एथिकल रहो, फ्रॉड मत करो, और अगर फ्रॉड किया तो डंडे पड़ेंगे, यानी इन्फोर्समेंट। सो कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ऐसा मत करना कि सिर्फ हेडिंग पढ़ के चलेगा और अंदर का कुछ आता नहीं तुमको, ना 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 ना, अंदर की भी रेलिवेंट लाइंस की समझ होनी चाहिए, बिकॉज आज वो टाइम चला गया जब आईसीएसई सिर्फ हेडिंग के बेसिस पे नंबर दे रहा है। नहीं, अंदर भी जो आप बातें लिखोगे वो भी इससे रेलिवेंट और लॉजिकल होनी चाहिए। तो प्लीज इन पॉइंट्स को भी समझना। ये कहता है इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट एक्शंस टू एलिमिनेट और मिटिगेट द इंसेंटिव्स। सर किस चीज के इंसेंटिव्स को खत्म करना है? टू इंगेज इन गंदी गंदी बातें। सर गंदी गंदी बातें यानी डिसऑनेस्ट, इलीगल, अनएथिकल एक्टिविटीज। ठीक है सर। तो कैसे लोगों को अच्छा बनाए? सर उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना दो, उनके लिए पॉलिसी स्टेटमेंट बना दो। सो बेसिकली मैनेजमेंट का काम है टू एलिमिनेट द बैड एक्शंस। बैड एक्शंस का मतलब है डिसऑनेस्ट, इलीगल एक्टिविटी। ये मेन छोटी छोटी बातें आपने बस ध्यान रखनी है। कैसे मिटिगेट करेंगे? बाय सेटिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट और बाय एग्जाम्पल। बाय एग्जाम्पल मतलब अगर कोई अनएथिकल एक्टिविटी कर रहा है तो आपने उसको कंपनी से निकाल दिया। क्लियर है पॉइंट इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज वाला? यस सर। अब इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज से क्या कंपनी चलेगी? नहीं, लोगों को काम आना भी चाहिए। लोग अच्छे ही नहीं, काबिल भी होने चाहिए। काबिल का मतलब है दे शुड हैव अ कमिटमेंट टू द कॉम्पिटेंस। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस कैसे आती है सर? नॉलेज से, एंड एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज। एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज को कहते हैं स्किल्स। तो नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए, ताकि वो टास्क को प्रॉपर्ली कवर करके चले। अब सर
अच्छे लोग कैसे बनेंगे? जब इनके ऊपर वाले अच्छे होंगे। कम ऑन, अच्छे लोग कैसे बनेंगे? जब इनके ऊपर वाले अच्छे होंगे। यानी हम बात करेंगे टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट की। सो मैन टीसीडब्ल्यूजी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी देयर शुड बी प्रॉपर ओवरसाइट। इनको नजर रखनी है किस पे? विसल ब्लोअर प्रोसीजर। विसल ब्लोअर प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? नहीं सर, विसल ब्लोअर प्रोसीजर का मतलब होता है अगर किसी इंप्लॉय को दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो जाके सीनियर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट कर सके बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे। तो ये कह रहे हैं हम ओवरसाइट करेंगे विसल ब्लोअर प्रोसीजर की, अगर कोई गड़बड़ है तो वो टीसीडब्ल्यूजी तक पहुंच रही है तो एंटिटी का माहौल अच्छा बना रहेगा, प्लस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो टीसीडब्ल्यूजी ने तो अपना काम कर दिया। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का एटीट्यूड और एक्शन किसको लेके? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को तुम इंटर में क्या बोलते थे? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को लेके तो बेसिकली इनका क्या एटीट्यूड है, किस तरह के इनके एक्शन से रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग, वो आपने देख के चलने हैं। सर 4 पॉइंट तो दिमाग में गए, बताओ क्या? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लोग कैसे होने चाहिए। लोग होने चाहिए एथिकल और कॉम्पिटेंट। कम ऑन, एथिकल और कॉम्पिटेंट। एथिकल लोग कैसे होंगे? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज। क्या सिर्फ एथिक्स से पेट भरता है? नहीं, सामने वाला बंदा काबिल भी होना चाहिए, अच्छा भी और काबिल भी। काबिल का मतलब है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। ये एथिक्स और कॉम्पिटेंस किसको देख के आएंगे? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को देख के। एंड लास्ट में 2 बेसिक पॉइंट ध्यान रखना, एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। तो ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या एरियाज हैं ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या फर्क पड़ता है? सर फर्क पड़ता है, अगर मैं एज अ जूनियर एक अच्छे सीनियर को रिपोर्ट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी इंटीग्रिटी रहेगी, मेरे अंदर भी एथिकल वैल्यूज रहेंगी। तो ये कह रहा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना, प्लस देयर शुड बी एप्रोप्रिएट लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करके चल रहा है। प्लस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कह रहा है कैसे पता चलेगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में? तो ये कह रहा है आप इनकी पॉलिसीज देखना। पॉलिसीज किसको लेके? कि इनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी हैं, क्या जिस बंदे के पास अथॉरिटी है उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, प्लस एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई ये वाली बात की। इसमें बेसिक सी बात आपको बस समझनी है कि एप्रोप्रिएट पर्सन विद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शुड बी गिवन अथॉरिटी, प्लस एवरीवन शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। तो लास्ट में एक छोटी सी समरी मैंने आपको दे दी है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रख के चलेंगे। सर क्या? सबसे पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। तो क्या इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट टू इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू। सिर्फ इससे पेट नहीं भरता, बंदा कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, यानी कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। अब ये करवाएगा कौन? ये 2 लोग, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। सर ये नीचे है, ये ऊपर, इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दूसरा नाम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या 6 के 6 पॉइंट्स दिमाग में गए? गए सर। अब मेन फोकस रखना हेडिंग्स पे और अंदर की बातों को प्लीज एक बार रीड जरूर करके चलना, सो दैट यू आर एबल टू राइट रेलिवेंट पॉइंट्स इन द एग्जाम। अब सर आता है अगला सवाल, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है? तो मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या करेंगे, एंटिटी अपनी देखती है कुछ तमन्ना। तमन्ना का मतलब है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं वो अचीव करना चाहती है। अब उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने से कुछ रोक सकते हैं, उसको कहते हैं रिस्क। तो रिस्क का मतलब है आइडेंटिफाई द इवेंट्स विच में अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सर इनको हम प्यार से बोलते हैं रिस्क। अब जो रिस्क है उसका क्या देखना है? लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट। लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट का मतलब है कि क्या चांसेस हैं इससे गलती होगी, और अगर गलती होगी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, यानी इंपैक्ट क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स देखे, उसके अगेंस्ट रिस्क देखे, उस रिस्क का लाइक्लीहुड और इंपैक्ट देखा। अब क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? नहीं सर, इसको मिटिगेट करके चलो। यानी बाबू यू शुड रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट द रिस्क बाय इंस्टॉलिंग इंटरनल कंट्रोल। एंड सर उसके बाद देखो कंट्रोल्स लगाने के बाद भी कितनी रिस्क बच गई, जिसको आप प्यार से बोलते थे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या कनेक्ट कराया सर, मजा आ गया। तो यही 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, फटाफट एक बार गो थ्रू करेंगे मित्रों। इधर देखो, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से जो चीजें रोक रही हैं उसको क्या कहते हैं? रिस्क। सो इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब इन रिस्क का क्या देखते हैं सर? हमने ऐसे 315 में देखा था लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। हाथ पे हाथ नहीं बैठ रखेंगे, मिटिगेट करेंगे थ्रू कंट्रोल, एंड आखिरी में असेस द रेसिडुअल रिस्क। इजी, अरे इजी सर। अब आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंस। सर ये कितना इंपॉर्टेंट है? 1 मिनट दो।
So basically it was asked as a direct question I think in your May 19 एग्जाम. So भाई साहब ये क्वेश्चन वापस आपके पास आ सकता है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और यही पूछा जाएगा कि रिस्क कैन अराइज और चेंज, आ सकती है और चेंज हो सकती है किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से. तो ये सर्कमस्टेंसेस आपको ध्यान रखने हैं. तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सर इससे क्या होगा, बेसिकली उस टेक्नोलॉजी को आपको अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स या यू कैन से फाइनेंशियल सिस्टम्स में डालना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से पहले टैली था, फिर टैली के बाद ओरेकल आया, ओरेकल के बाद सैप. तो ये कहता है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है आप उनको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालोगे एंड इट कैन अफेक्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद योर इंटरनल कंट्रोल. इसी तरह से या तो आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो या इंफॉर्मेशन सिस्टम ही चेंज कर रहे हो, कि पहले टैली था फिर ओरेकल फिर सैप. ठीक है सर. फिर या तो कोई नए लोग आ गए, अब नए लोग आएंगे तो उनको नया काम सिखाना पड़ेगा, और काम जब नया नया सीखा होता है तो उसमें गलतियां होती हैं. सो दे विल हैव अ डिफरेंट फोकस एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. देन अगला पॉइंट कहता है रैपिड ग्रोथ. रैपिड ग्रोथ का मतलब है आपके ऑपरेशंस अचानक बढ़ गए जिस वजह से कंट्रोल्स वीक पड़ सकते हैं एंड अगेन इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कंट्रोल्स. फॉर एग्जांपल सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई. अब क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है तो आप कितने कस्टमर्स के क्रेडिट चेक्स वगैरह करोगे, क्या क्या करोगे, तो वो आपके कंट्रोल्स को इंपैक्ट करके चल सकता है. इसी तरह देयर कैन बी चेंजेस इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. सर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मतलब मान लो कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स आ रहे हैं, और अगर कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स आएंगे तो सर क्या होगा, अगेन आपके प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और इनोवेटिव हो. अगेन इट कैन लीड टू अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग्स. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग्स क्या हो सकती है, सर आपने स्टाफ रिड्यूस करा, ठीक है, आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी फिर कम हो जाएगी क्योंकि स्टाफ कम होगा, तो it will be very difficult to segregate the duties. Again your internal controls might get affected. And last में कहता है न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट. जब भी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अगेन एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा और वहां पे उनकी गलतियां हो सकती हैं. तो ये बातें सुनने में काफी टेक्निकल लगती हैं, कई सारे सीए फाइनलिस्ट बेहोश हो जाते हैं. हमको क्या करना है सर, हमको एकदम लर्न विद फन वाले तरीके से चलना है. तो आपने इनका शक्ल देख रखी होगी, हाँ सर, ठीक है, स्कैम 1992 द हर्षित मेहता स्टोरी. तो हर्षद मेहता स्टोरी में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं. सो भाई साहब हर्षद मेहता के केस में जो भी रिस्क है वो कहां आती है, सर रिस्क अराइज और चेंज होती है सबसे ज्यादा एक ही जगह पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट. तो आपने बस ये हेडिंग याद रखनी है, रिस्क कैन अराइज और चेंज कहां पे, इन द स्टॉक मार्केट. अब सर हर्षद मेहता के केस में रिस्क कैसे आती थी और कैसे चेंज होती थी. हर्षद मेहता काम करता था टिप के बेसिस पे. इसको मार्केट से टिप मिलती थी कि ये शेयर है जो बढ़ने वाला है, ये शेयर है जिसके रेट गिरने वाले हैं. तो जो शेयर बढ़ने वाला होता था खरीद लेता था, जो शेयर गिरने वाला होता था उसको बेच देता था. तो जब भी इसको नई टिप मिलती थी तो इसने बहुत पैसे कमा के रैपिड ग्रोथ करी. पहले ये स्लम्स वगैरह के एरियाज में रहता था. उसके बाद क्या हुआ सर, इसका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हाउस की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई. ठीक है, तो ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है. न्यू टिप का क्या मतलब है सर, इसको मिलती थी न्यू टिप. न्यू टिप का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू पर्सोनल और न्यू प्रोनाउंसमेंट. तो ये आपने 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं बिकॉज यही है जिसके बेसिस पे आईसीए एग्जाम में आपको बढ़िया नंबर देगी. तो सबसे पहले न्यू टेक्नोलॉजी में आपने ये बोलना है, टेक्नोलॉजी किसमें लगती है, प्रोडक्शन प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से रिस्क वगैरह चेंज हो जाती है. न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है जब भी आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम में चेंजेस आते हैं तो भी उससे रिस्क चेंज हो जाती है. तो बस ये वन लाइनर लिखते हुए चलना. उसके बाद न्यू पर्सोनल का मतलब है जो नए पर्सोनल हैं उनकी एक डिफरेंट फोकस होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ इंटरनल कंट्रोल. देन सर आते हैं न्यू प्रोनाउंसमेंट यानी न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स which can affect the risk in preparing the financial statement. and sir इससे क्या हुआ, changes in the operating environment. operating environment का मतलब है competitive pressures और significantly different risk. and last point was हाउस की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई. सर हाउस की रिस्ट्रक्चरिंग मतलब हम बोलेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आप स्टाफ रिडक्शंस वगैरह कर सकते हो जिस कैन अफेक्ट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. बात समझ आती है, हाँ सर. रैपिड ग्रोथ का पॉइंट भी ध्यान रखना, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ऑपरेशंस एंड सेल्स. लास्ट टाइम एक बार फटाफट मेरे साथ 5 से 6 पॉइंट रिकॉल कराओ. रिस्क कैन अराइज और चेंज बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स. सर क्या, न्यू टिप. न्यू टिप का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू पर्सोनल प्लस न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट. इससे क्या होता है, बंदे की रैपिड ग्रोथ होती है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, हाउस की रिस्ट्रक्चरिंग यानी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की हम बात करके चलेंगे. क्लियर है सारे पॉइंट्स? यस सर. इसके बाद आता है अगला सवाल, कंट्रोल एक्टिविटीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से आईसीए कई बार सवाल पूछ लेता है तो ध्यान रखना. कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब है ये 4 कंट्रोल एक्टिविटीज ध्यान रखना है, यही इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू की. परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आप बजट से कंपेयर करके चलोगे या फिर फोरकास्ट या प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, सर जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उसमें 2 तरह के कंट्रोल होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल. फिर हम बात करेंगे फिजिकल कंट्रोल्स की. फिजिकल कंट्रोल्स यानी जो भी आपके फिजिकल
कस्टडी ऑफ एसेट्स होती है या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो एक होता है फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, एक होती है फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर आप उसको कंपेयर करते हो विद द लेजर्स यानी कंट्रोल रिकॉर्ड्स, एंड लास्ट में फिजिकल कंट्रोल्स में एक पॉइंट और कहता है ऑथराइजेशन ऑफ द एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, एंड लास्ट पॉइंट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दे शुड बी प्रॉपर्ली डिवाइडेड। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑथराइजिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिकॉर्डिंग और कस्टडी ऑफ एसेट्स। तो ये चार आपने कंट्रोल एक्टिविटीज ध्यान रख के चलनी है। तो मुझे बताओ आपके घर का जो पानी है वो कौन कंट्रोल करता है? सर वो कंट्रोल करते हैं पाइप्स। तो पाइप्स करके आप ये चारों पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में आते हैं दो तरह के कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। फिर आते हैं फिजिकल कंट्रोल्स यानी फिजिकल सेफगार्ड ओवर एसेट्स, जिसमें आप फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करते हो, और एक्सेस कंट्रोल्स टू द कंप्यूटर फाइल्स, एंड लास्ट में आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सर इस पे थोड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा इधर आओ मेरे साथ, आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चे देखो, ये कहता है कंपनी का एक इंटरनल कंट्रोल सेटअप है जहां पे क्वार्टरली बजटेड टारगेट्स बनाए जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो शुभम सर ने अभी अभी आपको बताया सर क्या, जब भी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट्स या फोरकास्ट से कंपेयर करोगे उसको क्या कहते हैं? सर उसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। और जो बंदा गड़बड़ करता है उस पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके चलते हैं। तो ये कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसकी ऊपर बात हो रही है। तो सर कौन से कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एक्टिविटीज की, और कंट्रोल एक्टिविटीज में भी परफॉर्मेंस रिव्यू, जिसमें आप एक्चुअल को बजट से कंपेयर करते हो, फोरकास्ट से और प्रायर पीरियड से। जब भी उसमें वेरिएंसेस ज्यादा निकलते हैं उस पर आप करेक्टिव एक्शन लेके चलोगे। बात समझ में आती है? यस और नो? यस सर। इस तरह की छोटी छोटी चीजें ना आपसे एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रख के चलना। सर एक क्वेश्चन और करा दो इससे मिलता जुलता। तो मैंने कहा आओ मेरे साथ, वन मोर क्वेश्चन इफ यू वांट टू डू, इट वाज आस्क्ड इन योर एमटीपी नवंबर 23। फटाफट यहां पे देखो, ये कहता है 315 के हिसाब से डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं हमको अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपने इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स के लिए है। सीएजेड ने अंडरस्टैंड किया है वेरियस आईटी कंट्रोल। अब सर ये जो आईटी कंट्रोल्स है इसमें क्या क्या है? कोई प्रोग्राम चेंज है, कोई एक्सेस सिक्योरिटी है, ये सारे कंट्रोल्स इन्होंने देखे हैं, प्लस इन्होंने एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी समझे हैं। तो ये जो जनरल आईटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल है इसकी बात हम कहां करते हैं? सर जनरल आईटी और एप्लीकेशन कंट्रोल की बात होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। तो इन्होंने आपसे पूछा कि बताओ कौन से कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात करें, तभी मैंने आपको पाइप्स करके याद दिखाया था, बिकॉज सिर्फ समझ के जाते तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो सर पाइप्स का मतलब क्या था? परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो सबसे पहले बताओ कौन से कंट्रोल कंपोनेंट की बात हो रही है? सर कंट्रोल एक्टिविटीज की। अब ये कह रहे हैं कोई और दो एक्टिविटीज का भी बारे में आप बता दो, तो कोई भी और दो एक्टिविटीज आप बता सकते हो। आप परफॉर्मेंस रिव्यू की बात कर सकते हो, आप यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स की बात कर सकते हो, इवन यू कैन एक्सप्लेन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर ये बात हमको एकदम बढ़िया तरीके से समझ आती है। मजा आया क्वेश्चन 12 करके? आ गया सर। अब आओ मेरे साथ, कंट्रोल एक्टिविटीज डन। लास्ट में आता है हमारे पास एक प्यारा सा टॉपिक, इंटरनल चेक सिस्टम। सर जब भी मैं इंटरनल चेक सिस्टम की बात करता हूं तो इंटरनल चेक सिस्टम का क्या मतलब है? एवरीवन प्लीज फोकस। सर ये कहता है कोई एक बंदा पूरी ट्रांजैक्शन को फुली रिकॉर्ड नहीं करेगा। नो वन पर्सन कैन कैरी द ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। प्लस जब एक बंदा काम करेगा तो दूसरा बंदा उसको रिव्यू करके चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से इधर फोकस करके चलना। सपोज मेरा एक अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट है, ठीक है सर, इसके पास इनवॉइस आया एक सप्लायर से जिसका नाम था मिस्टर धनी लाल, ठीक है, देगी मिर्च का तीखा लाल, सप्लायर हमारा धनी लाल। सो सप्लायर धनी लाल ने इनवॉइस दिया। अब अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में क्या होगा मैं बताता हूं। इनवॉइस को वेरीफाई किया जाएगा। इनवॉइस को किससे वेरीफाई किया जाएगा? परचेज ऑर्डर जो किसी और बंदे ने बनाया था, प्लस इसको वेरीफाई किया जाएगा विद द गुड्स रिसीव्ड जो कोई और बंदा कर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं एक ही बंदा सारा काम नहीं करेगा? अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में एक बंदा वेरीफाई करेगा इनवॉइस को, किससे? परचेज ऑर्डर जो किसी और ने ऑथराइज किया था, प्रिपेयर किया था, जीआरएन जो किसी और बंदे ने किया। जब इनवॉइस वेरीफाई हो जाएगा तो फिर ये जाएगा अप्रूवल फॉर पेमेंट बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो एक ही ट्रांजैक्शन जिसमें इनवॉइस की वेरिफिकेशन और पेमेंट हो रही है, इसमें आप देख सकते हो कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। और क्या मैं बोल दूं अकाउंट्स पेबल वाले ने एक ऐसा काम चेक किया जो इन दोनों ने कर रखा था? हाँ। तो आप सबसे पहले बोलोगे नो वन पर्सन कैन कैरी द ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, प्लस वर्क परफॉर्म बाय वन पर्सन विल बी रिव्यूड बाय अनदर। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अब सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम क्या है? बड़े सिंपल है। अगर आप इंटरनल चेक कर रहे हो तो क्या फ्रॉड और एरर होने चाहिए? मैंने कहा नहीं, फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करके चलो। कम ऑन, फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करके चलो। प्रिवेंशन का क्या मतलब है? मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स।
प्रिवेंट द मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। डिटेक्शन का क्या मतलब है? डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर विद ईज, प्लस ये भी बताओ किसने काम खराब किया, यानी लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। क्या दोनों पॉइंट समझ आ गए? हाँ सर। प्रिवेंशन का मतलब है मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी, प्लस दूसरी चीज शुभम सर ने बताई प्रिवेंट द मिस एप्रोप्रिएशन एंड एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। डिटेक्शन का मतलब है डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर विद ईज, ठीक है, एंड ऑल्सो टेल हु डिड द रॉन्ग थिंग, यानी लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। अब इसके बेनिफिट क्या है? बड़े सिंपल है, इंटीग्रिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। इंटीग्रिटी यानी लोग अच्छे होंगे, चोरी वगैरह नहीं करेंगे, प्लस जब उनका ध्यान चोरी करने में नहीं रहेगा तो काम में रहेगा, तो इससे इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो लास्ट टाइम सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट रिकॉल करवा दो, इंटरनल चेक सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है? इस पे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रिवेंशन, डिटेक्शन। प्रिवेंशन का मतलब है मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी, प्रिवेंट द एरर्स एंड फ्रॉड्स इन द एंटिटी। सर डिटेक्शन का मतलब है डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड विद ईज, प्लस ये भी बताओ किसने काम खराब किया, यानी लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। क्या प्रिवेंशन डिटेक्शन के पॉइंट हो गए? इससे फायदा क्या होगा? दो चीजें बढ़ेंगी, इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी। यही पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, फटाफट देखते जाओ। प्रिवेंशन वाले पॉइंट सारे बच्चे मेरे साथ ढूंढेंगे। प्रिवेंशन कहता है मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। दूसरा प्रिवेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ चोरियां। चोरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स, लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। इससे क्या बढ़ेगा? एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द एंटिटी। फिर सर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, प्लीज इसको प्रोविजन की तरह कर लो, क्या पता इसे पूछ ले। एक इंटरनल चेक सिस्टम की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? इन 4 एरियाज पे। क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पता होना चाहिए मुझे किसका काम चेक करना है, ठीक है सर। डिवीजन ऑफ वर्क, कोई एक बंदा सारा काम ना करे। स्टैंडर्डाइजेशन, कौन बंदा क्या काम करेगा इसके लिए प्रोसेस बना दो। एंड अप्रेजल, एक बंदे का काम दूसरा चेक करके चले। सर ये तो सारे सेम पॉइंट्स लग रहे हैं, तो इसको ऐसे याद रख लेना, CDSA। बहुत ही फालतू टेक्निक है, बट ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। CDSA का मतलब है क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस एंड अप्रेजल। वर्क शुड बी रिव्यूड बाय द अदर पर्सन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा टॉपिक, ये क्या कहता है? ये कहता है जब भी आप इंटरनल चेक की बात करोगे इसमें कुछ जनरल कंडीशंस हैं। अब सर जनरल कंडीशंस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम क्या है? कुछ नहीं है, जॉब के रिलेटेड कंट्रोल्स लगाने। से विद मी, जॉब के रिलेटेड कंट्रोल्स लगाने। तो सबसे पहले क्या करा हमने इंटरनल चेक में? जॉब्स को सेग्रीगेट करके चलना है। जब आपने सेग्रीगेट किया फिर क्या करोगे? रोटेशन करो। तो जितने बच्चे अच्छे से डांस करना जानते हो उनको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जॉब को सबसे पहले सेग्रीगेट करो, रोटेशन करो, लीव पे भेजो। डू विद मी, सेग्रीगेट करेंगे, रोटेट करेंगे, लीव पे भेजेंगे। लास्ट टाइम, सेग्रीगेट करो, रोटेट करो, लीव पे भेजो। यानी 3 पॉइंट ध्यान रखना। सेग्रीगेशन ऑफ जॉब का मतलब है नो सिंगल पर्सन शुड हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एनी ट्रांजैक्शन। रोटेशन का क्या मतलब है? जॉब रोटेशन शुड बी डन इन सेंसिटिव एरियाज। एक ही बंदा एक टाइम पे एक ही काम करता रहेगा बहुत टाइम तक, तो सर उसको उस काम से रिलेटेड सारी की सारी लूप होल्स मिल जाएंगे और वो कंट्रोल्स को अवॉइड कर पाएगा। एंड लास्ट में सर उसको छुट्टी पे भेजना जरूरी है। एंकरेज द स्टाफ टू टेक लीव एटलीस्ट वंस अ ईयर। क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। सेग्रीगेट किया, रोटेट किया, भेज दिया। वाह 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 सर। फिर आपने 3 रिलेटेड कंट्रोल्स ध्यान रखने। अकाउंटिंग कंट्रोल का क्या मतलब होता है? फिजिकली एसेट्स को वेरीफाई करो और उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ रिकंसाइल करो। बजटरी कंट्रोल्स का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से कंपेयर करो, जो भी वाइड डेविएशन से उनको रिकंसाइल करो। एंड लास्ट में फिजिकल कंट्रोल का मतलब है जो भी कैश है उसको गोदरेज के लॉकर में रखना, यानी मैकेनिकल डिवाइसेस शुड बी देयर फॉर द कैश। इसी टॉपिक पे ICAI ने क्वेश्चन पूछा अभी रिसेंटली आपके RTP नवंबर 24 में। तो अगर अभी तक आपने RTP नवंबर 24 नहीं किया है तो जितने भी नए क्वेश्चंस RTP नवंबर 24 में आए हैं दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन YouTube, तो वो भी आपको हमारी रिवीजन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बात समझ आती है? आती है सर। तो यहां हमने जनरल कंडीशंस पूरी कर दी। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स दे रखे थे ICAI के स्टडी मटेरियल के, उनको फटाफट देख लेते हैं। अगर एक ऑफिसर सेल्स लेजर भी देख रहा है, कैश रिसीट भी कर रहा है, तो क्या मैं बोल दूं सेल्स लेजर का मतलब हो गया रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स? यस सर। कैश रिसीट्स का मतलब हो गया फिजिकल कस्टडी। तो क्या जो बंदा रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कर रहा है और फिजिकल कस्टडी वो सेम हो सकते हैं? नहीं सर, दिस इज नॉट अलाउड। दूसरी बात, एक बंदा डिस्पैच ऑफ गुड्स कर रहा है यानी एग्जीक्यूशन, प्लस एट द सेम टाइम वो डिलीवरी चलान्स भी इशू कर रहा है यानी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इज दिस अलाउड? नो। इसके बाद ये कहता है एक बंदा कस्टमर और डेटर के अकाउंट्स डील कर रहा है यानी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, प्लस वो रिसीट्स इशू कर रहा है। रिसीट्स यानी जो कागज होते हैं वो भी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट है। इज दिस अलाउड? यस। तो इन 2 केसेस को आप पॉइंट आउट करके चलोगे, यहां पे इंटरनल चेक सिस्टम खराब है, लास्ट वाला केस चल जाएगा। अब सर इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है? ये आता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं वेयर द मैनुअल एलिमेंट्स आर मोर सुटेबल। क्या बोला मैंने कहा कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं वेयर द मैनुअल एलिमेंट्स आर
मोर सुटेबल। तो सर मैनुअल एलिमेंट्स मोर सुटेबल कब होते हैं? जब आपको मॉनिटर करनी होती है ट्रांजैक्शंस और सर्कमस्टेंसेस। कम ऑन, जब हमको मॉनिटर करनी होती है ट्रांजैक्शंस और सर्कमस्टेंसेस। मुझे एक बात बताओ, जो आप ट्रांजैक्शन ऑटोमेट कर सकते हो उसमें तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आएंगे, हाँ सर, बट ये चेक करना कि ऑटोमेटेड कंट्रोल्स तमीज से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए तो आदमी लगेगा, इसके लिए तो इंसान लगेगा। सो इंसान की जरूरत कब है? मैनुअल एलिमेंट की जरूरत कब है? व्हेन यू हैव टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। बात समझ में आती है? हाँ आती है सर। अब सर ट्रांजैक्शंस और सर्कमस्टेंसेस कौन से, ध्यान से समझना। ट्रांजैक्शंस जो लार्ज ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल मर्जर्स एंड एक्विजिशन, क्या मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन जैसी भारी ट्रांजैक्शन को ऑटोमेशन के भरोसे छोड़ सकता हूं? नहीं सर, कंपनी के बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व हैं, मजाक नहीं है। सो जब भी कोई लार्ज अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, कम ऑन, लार्ज अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, उसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे सर्कमस्टेंसेस विच आर डिफिकल्ट टू डैप, डैप का मतलब है डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट। हम ऑटोमेशन उस चीज की कर सकते हैं जो हमको ऑलरेडी पता है कि ये प्रोसेस है, इसी तरह से चीजें होती हैं। बट अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको ऑटोमेट करना टफ है। प्लस अगर सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो जाए, सर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए यानी आपको थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत यू कैन से तामझाम चाहिए, तो सर उस केस में क्या करना है? चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस विच रिक्वायर यू कैन से अ पर्सन टू टेक द डिसीजन, उस केस में सर आप हमेशा मैनुअल कंट्रोल लोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में क्या हो सकता है। लेट से कोई भी परचेज करने के लिए, कोई भी परचेज करने के लिए जनरली कोटेशंस की जरूरत पड़ती है। बट अगर मैं कहूं कोई अर्जेंट परचेजेस हैं, इफ देयर इज अ अर्जेंट परचेज, तो सर अर्जेंट परचेज के केस में मैं क्या करूं? क्या मैं कोटेशंस के भरोसे बैठा रहूंगा? नहीं, तब आपको एक मैनुअल डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई ये परचेजेस अर्जेंट है, तो मुझे अर्जेंट परचेजेस में कोटेशंस लेने का टाइम नहीं है, फटाफट ये परचेज मार्केट से करनी पड़ेगी। तो आपने बस ये 4 पॉइंट्स ध्यान रख के चलने, फटाफट लेट्स रिकॉल द पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कहता है? मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। मॉनिटर क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस और सर्कमस्टेंसेस। क्या ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है? नहीं, लार्ज अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन। सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं? विच आर डिफिकल्ट टू डैप, डैप मतलब डिफाइन, एंटिसिपेट, प्रेडिक्ट, प्लस चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। क्या चारों के चारों पॉइंट दिमाग में गए? हाँ सर। अब आता है अगला सवाल जो अगेन आईसीए का फेवरेट है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या 5 बातें आती हैं? तो पहले ही कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब है दीज आर द प्रोसेसेस। तो एक प्रोसेस रखना है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें आप आइडेंटिफाई और मिटिगेट करो रिस्क को बाय इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल। दूसरी बात ये कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। सर ये तो पॉइंट हर जगह आ जाता है, तभी इस चैप्टर में थोड़े थोड़े मेमोरी टेक्निक्स का यूज करना जरूरी है। सो नो टू एक्टिविटीज शुड बी डन बाय वन पर्सन, हर काम कोई अलग अलग बंदा करे। जॉब रोटेशन शुड बी हैपनिंग इन सेंसिटिव एरियाज, ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर शुड बी डॉक्यूमेंटेड, यानी अगर कोई ऐसा डिसीजन है 10 लाख रुपए से ऊपर का, तो वो सीनियर मैनेजर ले सकता है, इस बात को आप डॉक्यूमेंट करके चलो। प्लस आईटी बेस्ड कंट्रोल्स का मतलब है जो भी आपके इस कंट्रोल सिस्टम है उसी में कंट्रोल्स को एम्बेड करके चलो, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। इसका क्या मतलब है? सपोज अगर मुझे कोई भी सेल्स करनी है विच आर मोर देन 1 करोड़ रुपीज, तो सर वो तभी होंगी सामने वाले बंदे को जब उसकी क्रेडिट हिस्ट्री प्रॉपर्ली सिस्टम के अंदर इनपुट है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में सिस्टम में ऑलरेडी कंट्रोल्स डले हुए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो आपने बस यही 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। मुझे बताओ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कुछ क्रिएटिविटी अपन लगा सकते हैं? नहीं सर। क्या यहाँ पे कुछ आप ज्यादा दिमाग लगा सकते हो? नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से ही चलना है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं देसी जॉब। अब सर देसी जॉब का मतलब है डी फॉर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ई फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द रिस्क, मिटिगेट द रिस्क, एस फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आपको ऑलरेडी आता है। आई का मतलब है आईटी बेस्ड कंट्रोल्स, जो भी कंट्रोल्स हैं उनको आप अपने सिस्टम में एम्बेड करके चलो, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, यानी जो क्रेडिट लिमिट्स है उनको सिस्टम में सेट करो, उसी के बेसिस पे इनवॉइसिंग होनी चाहिए। लास्ट में जॉब रोटेशन इन सेंसिटिव एरियाज। क्लियर है पांचों पॉइंट्स? यस सर। अब अगला टॉपिक जो आईसीए का फेवरेट है 5 नंबर के लिए, वो क्या है? बेसिक अजम्पशंस ऑफ अ गुड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। तो सर बेसिक अजम्पशन में बस ध्यान रखना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और इंटरनल चेक सिस्टम होना चाहिए, और बेसिक चीज होनी चाहिए। सर बेसिक चीज क्या है? देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स विच आर एसेंशियल इन मेकिंग द इंटरनल कंट्रोल्स रिलायबल। ये क्या क्या प्रोसीजर्स है जो जनरली एक इंटरनल कंट्रोल में होने चाहिए? जो भी आज मैं कैश कलेक्ट कर रहा हूं वो एट द एंड ऑफ द डे मैं डिपॉजिट करा दूं, यानी डेली बैंकिंग ऑफ द रिसीट्स और बैलेंसिंग ऑफ द कैश बुक। ठीक है सर। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब था? डिवीजन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एक एग्जांपल दे देना, जिसके पास कस्टडियन फंक्शन है उसके पास अकाउंटिंग फंक्शन नहीं होना चाहिए। कम ऑन, कस्टडियन फंक्शन जिसके पास, यानी जिसके पास फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट्स है, वो उसकी अकाउंटिंग ना करे। फिर सर इंटरनल चेक का मतलब क्या था?
एक बंदा सारा काम नहीं करेगा. नो सिंगल पर्सन शुड बी डूइंग द ट्रांजेक्शन हिमसेल्फ. वर्क बाय वन शुड बी रिव्यूड बाय अनदर. बेसिक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड इंटरनल चेक. लास्ट टाइम एक बार फटाफट पांचों के पांचों पॉइंट्स रिकॉल कराओ. ये आया हुआ है बार बार क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार पूछा हुआ आईसीआई ने. पहली अजम्पशन, सर जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कंपनी ने डाल रखे हैं, जैसे डेली बैंकिंग ऑफ द रिसीट्स. तो जो भी आज रिसीट्स हैं, कैश रिसीट्स आई हैं, उनको एट द एंड ऑफ द डे में बैंक में जमा कराता हूँ. फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या था सर? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लस जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है वो कस्टोडियन का काम नहीं करेगा. ये अकाउंटिंग और कस्टडी वाला एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखोगे. इंटरनल चेक का मतलब क्या है? नो सिंगल पर्सन शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी और थ्रस्ट टू कंप्लीट द होल ट्रांजेक्शन बाय हिमसेल्फ. वर्क डन बाय वन शुड बी रिव्यूड बाय अनदर. तो जो आपने ज्ञान प्राप्त किया ना इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक्स में, उसको बस आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंटरनल चेक और बेसिक में बांट के यहां पे लिख देना है. ठीक है मित्रों, ठीक है सर. फिर एक छोटा सा पॉइंट आई से और पूछता है आपका इस चैप्टर में, बस अभी चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, खत्म होने वाली है. सर ये क्या कहता है? फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट. तो मैंने कहा जब भी फ्लो चार्ट की बात होती है डिपिक्टिंग द फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट, आप ये देखो डॉक्यूमेंट आया कहां से, क्या ये कंपनी के अंदर से निकला या बाहर से आया, यानी द पॉइंट एट विच इट हैज बीन रेज्ड इंटरनली और रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. ठीक है सर. अब जब ये डॉक्यूमेंट आया तो इसकी कितनी कॉपीज आई? नंबर ऑफ कॉपीज इन विच द डॉक्यूमेंट इज रेज्ड और रिसीव्ड. अब सर जब भी आपकी फर्म में कोई डॉक्यूमेंट आता है तो पहले रिसेप्शन पे आता है, फिर रिसेप्शन किसी बंदे को बुलाते हैं कि भाई जाके मैनेजर को दे आओ. तो स्टेजेस सीक्वेंशियली सेट थ्रू विच द डॉक्यूमेंट एंड द एक्टिविटी पास. अब सर मान लो ये जो डॉक्यूमेंट है ये कोई डॉक्यूमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट का होगा, कोई टैक्स डिपार्टमेंट का होगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द वेरियस सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट. बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है सर. सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट आया कहां से, फिर उसके बाद उसकी कितनी कॉपीज आई, फिर आया तो किस स्टेजेस से पास हो रहा है और फिर किस डिपार्टमेंट में जा रहा है. अब सर जब भी डिपार्टमेंट में जाएगा तो सबसे पहले सर क्या होगी? इसकी ऑथोराइजेशन चेक होगी कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है भी या नहीं, या फिर किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट भेजा है. सो चेक द ऑथोराइजेशन एंड मैच इट एट द रेलिवेंट स्टेजेस. अब अगर काम का डॉक्यूमेंट लगता है तो उसको फाइल में डाल दो, अगर लगता है बेकार डॉक्यूमेंट है, आपके काम का नहीं है, तो इसको डिस्पोज ऑफ कर दो बाय डिस्ट्रक्शन, और या फिर बाहर भेज दो, हमारा नहीं है. तो लास्ट टाइम एक बार डॉक्यूमेंटेशन के फ्लो को एक बार डिस्कस कर लेते हैं मित्रों. जल्दी से बताओ क्या. सबसे पहले देखेंगे किस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट आया, या तो अंदर जनरेट हुआ या बाहर से आया. ठीक है, एट द पॉइंट इट विच इट हैज बीन रेज्ड इंटरनली और रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड. दूसरी बात हम क्या करेंगे सर? हम देखेंगे कितनी कॉपीज आई, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट. फिर देखो किन किन स्टेजेस से पास हुआ. स्टेजेस का मतलब है किस किस डिपार्टमेंट में ये गया. फिर सर क्या होगा? अगर डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्ड है तो ये एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे. लास्ट में काम का है तो इसको फाइलिंग कर दो, अगर नहीं है तो इसको आप क्या कर दो? सेंड आउट कर दो या डिस्ट्रक्ट कर दो, यानी फाइनल डिस्पोजल ऑफ द डॉक्यूमेंट. वेरी लॉजिकल. यस सर. इसके बाद आता है एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है मटीरियल वीकनेस. सर ये मटीरियल वीकनेस क्या है? ये मटीरियल वीकनेस क्या है? तो मैंने बोला मटीरियल वीकनेस का मतलब है कंट्रोल है ही नहीं. हमने बोला कंट्रोल, कोई बोल ही नहीं रहा प्रेजेंट में, यानी कंट्रोल इज एब्सेंट. एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल विच इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मंथली एजिंग एनालिसिस ही नहीं बना रहा डेटर्स का, सर मतलब पता ही नहीं है डेटर कितने पुराने हो गए हैं, सो इससे क्या होगा? जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो इनएडिक्वेट बनेंगी. तो हम क्या करेंगे ना, हम मैनेजमेंट को लेटर लिखेंगे, लिखे जो खत तुम्हें वीकनेस ऑफ कंट्रोल के, वो मैनेजमेंट को हम लिखेंगे. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने वाइल फ्रेमिंग अ लेटर ऑफ वीकनेस और मैनेजमेंट लेटर. तो कह रहे हैं सबसे पहले लिखो क्या क्या एरियाज ऑफ वीकनेस है और किस तरह से मैनेजमेंट उनको इंप्रूव कर सकती है. सो एरियाज ऑफ वीकनेस एंड सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट. जब आपने एरियाज ऑफ वीकनेस भी बताए और उनको बताया कैसे ठीक कर सकते हो, फिर उनको बताना हमने तुमको सारी वीकनेस नहीं बताई, हमने तुमको सिर्फ वही वीकनेस बताई जो हमको मिली. प्लस अवर एग्जामिनेशन वॉज नॉट डिजाइन टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल. सर क्या ये बात हमको तब लिखनी है जब हम आईसीएफआर की रिपोर्टिंग करते हैं? नहीं, जब आप इंटरनल कंट्रोल्स पे वैसे ही रिपोर्टिंग करते हो तब ये बातें मत लिखना. तो वीकनेस बता दी, उसको कैसे ठीक करना है भी बता दिया, प्लस बताना सारी वीकनेस नहीं बताई, और हमने तुम्हारा जो कंट्रोल्स है उसकी एडिक्वेसी पे चेक करने के लिए एग्जामिनेशन नहीं करी. बस ये बोलना ये जो लेटर है ये तुम्हारे लिए बड़ा वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा ना हो कि तुम इसको रद्दी में डाल दो. दैट विल बी वेरी रॉन्ग. इट इज अ वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर रिवाइजिंग द सिस्टम एंड इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना. वो कहते हैं नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई साहब, इससे तुम्हारी लीगल लायबिलिटी मिनिमाइज हो जाएगी.
कौन सी लीगल लाइबिलिटी? फ्रॉम द लॉस ड्यू टू वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि अगर तुम डेटर्स को रिकंसाइल नहीं करोगे तो बैड डेट्स होंगे और बैड डेट से लॉस होगा, तो उस लॉस से बचाने के लिए, लीगल लाइबिलिटीज कम करने के लिए हमने तुमको ये डॉक्यूमेंट दिया। सो लास्ट टाइम सारे के सारे मुझे बताएंगे मटेरियल वीकनेस का क्या मतलब है, कंट्रोल्स हैं या नहीं है? सर कंट्रोल्स नहीं है, देयर इज अ एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल, जिसकी वजह से एरर्स और फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप डेटर्स के एजिंग एनालिसिस नहीं कर रहे, नहीं देख रहे कौन सा डेटर कितना पुराना है, तो आपके डाउटफुल डेट्स खराब बनेंगे, प्लस बैड डेट्स हो सकते हैं। अब लेटर ऑफ वीकनेस में क्या लिखना है? बेसिक सी बात है, वीकनेस के बारे में बताओ, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। सर वो लोग इंटरनल ऑडिटर को निकालने वाले हैं, उनको बोल देना मत निकालना, हमने तुमको सारी वीकनेस नहीं बताई, सिर्फ वही बताई जो हमें मिली, प्लस हमारी एग्जामिनेशन कंट्रोल्स टेस्ट करने के लिए नहीं है। एंड लास्ट में बोलना इस लेटर को रद्दी में मत डालना, इट इज अ वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट टू हेल्प यू रिवाइज द सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन से क्या होगा? मिनिमाइज योर लीगल लाइबिलिटी फ्रॉम द लॉस ड्यू टू वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। इजी इजी सर। अब सर इसके बाद आता है अगला टॉपिक, और हम सबका फेवरेट टॉपिक, जो आईसीआई ने केस स्टडी दे रखी है ऑन इंटरनल कंट्रोल अबाउट अ एंटरटेनमेंट सेंटर। हम सब लोग एंटरटेनमेंट सेंटर जरूर गए होंगे जहां पे स्विंग्स वगैरह लगे रहते हैं, अम्यूजमेंट पार्क, जैसे दिल्ली में क्या है, एडवेंचर आइलैंड, इसी तरह दिल्ली नोएडा में एक और है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। तो सर क्या होता है यहाँ पे, बड़ी सिंपल सी बात होती है, जो भी आपका टिकट घर होता है दैट इज जनरली अ सेंट्रलाइज टिकट ऑफिस, ठीक है सर। अब ये जो सेंट्रलाइज टिकट ऑफिस है, इसमें जो टिकट्स हैं इन सबके एक सीरियल नंबर होते हैं, और जो इसकी एक्सेस है वो भी सिक्योर्ड होनी चाहिए जनरली बाय अ लॉक एंड की। अब सर जब मैंने टिकट खरीदी तो मैंने इनको दिए कैश, तो वो कैश भी एट द एंड ऑफ द डे जमा हो जानी चाहिए, यानी डेली बैंकिंग ऑफ द रिसीट्स। यही वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बता रहा था क्वालिटीज ऑफ अ, मतलब सर्टेन अजम्पशंस अबाउट अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो यही डेली बैंकिंग ऑफ रिसीट्स हमने बात की थी। सर कब बताया था? अरे सर कब बताया था? अरे अभी बताया था ना यहाँ पे। अरे भाई साहब, बेसिक अजम्पशंस अबाउट अ गुड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। हाँ, तो क्या चीजें हैं अबाउट अ गुड इंटरनल कंट्रोल जो हम मान के चलते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनर, उस उन्हीं अजम्पशंस में पॉइंट था डेली बैंकिंग ऑफ रिसीट। सर आपको कैसे याद है? ऑडिट रिवीजन अ डे कीप्स द फियर अवे। ठीक है, प्रॉपर रिवाइज करके चलो, तुमको भी हो जाएगा। ठीक है सर। तो यहां पे मित्रों इधर आओ वापस। तो हमको क्या करना है, सेंट्रलाइज टिकट ऑफिस, उस पे जो टिकट बिकेगी सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए और सिक्योर्ड होनी चाहिए। अब जब टिकट बिकी और कैश आया, उसको अगले दिन बैंक में डाल देना। ठीक है सर। फिर ये कहता है रिकंसाइल करेंगे किसको, कैश को और टिकट सेल को। सर रिकंसाइल क्यों करेंगे? ताकि जितनी भी टिकटें बिकी उसके लिए कैश रिसीव हो गया हो। क्या ये चारों बातें समझ आती हैं? हाँ सर। अब इन सब चीजों पे आप लगा सकते हो सरप्राइज चेक, और याद रहे जब भी एक बंदा अंदर घुसेगा उसकी टिकट एंट्रेंस में कैंसिल हो जानी चाहिए ताकि वो रीयूज ना हो। तो यही बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। सबसे पहले सर क्या होगा, जो भी टिकट बिकेगी वो कहां बिक रही है, सेंट्रलाइज टिकट ऑफिस। तो सेल्स ऑफ द टिकट शुड बी फ्रॉम द सेंट्रल टिकट ऑफिस एंड प्रेफरेबली थ्रू मशीन्स, प्रॉपर कंट्रोल ओवर द कीज ऑफ द मशीन। अब जो टिकट बिक रही है वो प्रिंटिंग भी होगी, सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए ताकि इसमें डुप्लीकेशन ना हो। अब जब उसने टिकट बेची, कैश कलेक्ट किया, उसकी क्या होगी, डेली बैंकिंग और रिकंसिलिएशन। कम ऑन, डेली बैंकिंग और रिकंसिलिएशन। डेली बैंकिंग का मतलब है जो भी आज कलेक्ट हुआ वो अगले दिन जमा हो जाए, एंड कैश शुड बी इन द कस्टडी ऑफ ऑथोराइज पर्सन। ठीक है सर, जनरली इन अ जॉइंट कस्टडी। जो कैश आप कलेक्ट कर रहे हो, टिकट्स बेच रहे हो, उसको रिकंसाइल करके चलना। चारों बातें फ्लो में ध्यान रहेंगी रहेंगी सर। अब जब मैं एंट्रेंस पे गया तो मेरी टिकट कैंसिल होगी ताकि इसको वापस यूज ना किया जा सके। क्या पांचों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ। इस सब पे जनरली सरप्राइज चेक लगा के चलना ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो पकड़ी जाए। दो स्पेशल पॉइंट्स ध्यान रखना, एडवांस बुकिंग और डिस्काउंट्स। जो भी एडवांस बुकिंग की टिकट्स हैं उनके लिए पेमेंट हो चुकी होनी चाहिए। जब भी डिस्काउंट्स जाते हैं तो दे शुड बी प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड। अब सर लास्ट में कुछ हमारे पास इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले आता है कोसो। कोसो किसकी बात करता है सर? कोसो बात करता है कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब सर ये कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या क्या थे कंपोनेंट्स? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। ठीक है सर। अब इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स है जिनको हम प्यार से बोलते हैं कोर ऑब्जेक्टिव्स। कोर का मतलब है कंप्लायंस, उसके बाद सर आते हैं ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड फिर आते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। कंप्लायंस का मतलब है कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन, वेरी इजी। ऑपरेटिंग का मतलब है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो भी आप फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंटरनल, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करते हो वो सब आ जाते हैं। तो एक बार इनको रीड कर लेना जस्ट फॉर प्रोविजन की कल को अगर ऐसे लास्ट में से कोई टॉपिक उठा के पूछ ले तो यू शुड बी रेडी टू डील विद इट। सर कोको किसकी बात करते हैं? कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कहता है कंट्रोल्स चार एरियाज में पक्का पक्का होने चाहिए। क्या? पर्पस, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। अगेन एक बार इसको रीड करके चलना फॉर एमसीक्यू पर्पस।
लास्ट में आता है कोविड। इससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि ऐसे हो सकता है, इस पर नोट पूछ लें। अब कोविड किसकी बात करता है सर? कोविड बात करता है आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यानी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो कोविड बना भी किससे है? सीओ का क्या मतलब है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। सर सीओबी का मतलब है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का ऑब उठा लिया। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर इसके कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो कंट्रोल से कौन से कितने प्रोसेसेस के लिए हैं? 34 हाई लेवल प्रोसेसेस के लिए। अगेन अगर आईटी फ्रेमवर्क है तो सारे मैनेजर्स इसको किस लिए यूज करते हैं? आईटी प्रोसेसेस के लिए, ठीक है सर। अब आईटी प्रोसेसेस में कंट्रोल्स लगाएंगे तो क्या होगा? प्रॉपर क्वालिटी आएगी। सो इट इंश्योर्स क्वालिटी, कंट्रोल, रिलायबिलिटी। कम ऑन, QCR, क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बताता है कि आईटी रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है सो दैट जो बिजनेस है वो कंप्लाई कर सके विद लॉज, रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। तो लास्ट टाइम एक बार मोटा मोटी पॉइंट्स इसके हम रिवाइज कर लेते बिना देखे। सबसे पहले एक बात बताओ, कितने ऑब्जेक्टिव थे सर? 210, ठीक है। कितने प्रोसेसेस थे? 34 हाई लेवल प्रोसेसेस। वंस मोर, 34 हाई लेवल प्रोसेसेस के लिए हमने बनाया 210 ऑब्जेक्टिव। नाम क्या था? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी जितने भी बिजनेस मैनेजर्स अराउंड द वर्ल्ड इसको आईटी प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। आईटी में क्या चीज के लिए? QCR, क्वालिटी, रिलायबिलिटी। और सी वाला पॉइंट क्या था? फटाफट मेरे साथ देखो। सी वाले पॉइंट का मतलब है कंट्रोल। तो कंट्रोल तो यार नाम ही था, तो सी नहीं भूलेंगे। क्वालिटी, कंट्रोल, रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये बताता है आईटी प्रोसेसेस को कैसे यूज करना है, आईटी रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, एंड लास्ट में हेल्प्स इन कंप्लाइंग विद लॉज, रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर आता है सर सार्बन ऑक्सले एक्ट 404। ये कुछ नहीं है, ये आपसे आईसीएफआर रिपोर्टिंग की बात करता है कि सबसे पहले ये कहता है आप फॉर्मली असेस करोगे इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का प्रोसेस है उसमें जो भी कंट्रोल्स है उनको असेस करके चलना। मैनेजमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट में जो भी आईसीएफआर की रिपोर्टिंग है वो इंक्लूड करके चलेगा। यही चीज इंडिया में भी होती है कि जो आईसीएफआर की रिपोर्ट है ऑडिटर की, वो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो दो ओपिनियन देंगे, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये भी इंडिया में होता है, और आईसीएफआर में, ये भी इंडिया में होता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, उसमें भी हमारा जनरली आई थिंक क्लॉज आई होता है, ठीक है। अब सर अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको डायरेक्ट मिलेंगे। जो थोड़े बहुत मसालेदार क्वेश्चन है वो मैं फटाफट आपको बताता हूं कैसे डील करके चलने हैं। जैसे सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, आप एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका ऑडिट कर रहे हो, ठीक है सर। जब आपने देखा कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स कुछ डॉक्यूमेंटेड है, उसके हिसाब से आपने देखा कि जो भी पॉलिसीज होंगी 30 लाख से ऊपर के केस वाली, जो भी पॉलिसीज होंगी 30 लाख से ऊपर के केस वाली, उसके केस में सर्वेयर विल बी अपॉइंटेड बाय डिविजनल क्लेम्स कमेटी, ठीक है सर। आपने देखा 10 कुछ क्लेम्स आए थे जिसमें से 5 इंस्टेंसेस ऐसे थे जहां पे डेलीगेशन ऑफ पावर्स को फॉलो नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द कमिटी डिविजनल मैनेजर ने सर्वेयर को अपॉइंट किया। तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रीड करते हो तो आपको पता चलता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज नॉट बीन फॉलोड। तो अगर सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज फॉलो नहीं होगी तो मुझे बताओ, इन्होंने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो। क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है? आंसर इज नो। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं हो रही यानी कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज ऑल्सो है। तो आप बोलोगे कि भाई साहब यहां पे देयर इज अ कंट्रोल रिस्क। इट शोज जो वायलेशन हुई है दैट द कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो अगेन द कंट्रोल रिस्क नीड टू बी रिवाइज्ड। तो इससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी रिवाइज होगी। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो जाएगी तो फिर बाबू आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी फिर ज्यादा करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। इसके बाद ये कहता है एक और केस है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का, ध्यान से समझना। एक एनजीओ है, ठीक है सर, इसका ऑडिट आप पहली बार करने वाले हो। पिछली बार के अकाउंट्स का भी ऑडिट नहीं हुआ था और आजकल इसके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है। मुझे बताओ, अगर एक ऐसी कंपनी है जिसके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, क्या वो इनहेरेंटली रिस्की हो गई? हाँ सर, वो इनहेरेंटली रिस्की हो गई। जो ऐसी पॉलिटिकल सोशल फील्ड में काम कर रही है वो तो इनहेरेंटली रिस्की हो गई। उसके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, इट इज इनहेरेंटली रिस्की। दूसरी चीज सर ये कह रहा है कि क्योंकि इसके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, यहां पे एक चीज और देखी गई है कि ये लोग अपने डोनेशंस को क्राउड फंड कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट के पास आज की डेट में लेजिस्लेटिव पावर आ गई है कि वो एफसीआरए सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर सके इस तरह की कंपनीज का जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं। तो सर मुझे बात बताओ, जब इतने सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे तो क्या इनको कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे? और ऐसा हो सकता है कंट्रोल्स प्रॉपर कंप्लायंस इंश्योर ना करें, यानी देयर इज अ कंट्रोल रिस्क ऑल्सो। तो ये क्या कह रहा है सर, नॉन कंप्लायंस विद द लॉज मेक्स इट इनहेरेंटली रिस्की। प्लस अगर इनके पास लैक ऑफ कंट्रोल्स रहेंगे which can lead to non-compliance with laws, control risk will also be high।
तो सबसे पहले बोलोगे इनहेरेंटली रिस्की है। फिर अगर कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं होंगे तो कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा होगी, प्लस क्योंकि आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो तो क्या मैं बोल दूं योर रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, बिकॉज आपको कंपनी के बारे में भी ज्यादा पता नहीं है। हाँ सर, तो ये कह रहे हैं क्योंकि आप ऑडिट पहली बार कर रहे हो, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं अबाउट द एक्टिविटीज, सो डिटेक्शन रिस्क इज ऑल्सो हाई। तो इस क्वेश्चन में आपको बस यही कमेंट करना था कि ऑडिट रिस्क पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो ऑडिट रिस्क में दो चीजें होती हैं, क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क ज्यादा क्यों है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग आ रही है, कंपनी की एक्टिविटीज वैसी हैं। कंट्रोल रिस्क ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो सकती है जिसके लिए इसके पास कंट्रोल्स नहीं है। एंड डिटेक्शन रिस्क ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। फिर सर इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या देखा सर, हमने नोटिस किया कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये परचेजेस को बुक करता है इन द परचेज लेजर एंड स्टॉक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इनवॉइस। सर क्या मतलब, जिस दिन परचेज इनवॉइस यू कैन से इशू हो गया उसी दिन कंपनी परचेजेस रिकॉर्ड कर लेती है और स्टॉक रिकॉर्ड्स अपडेट कर देती है। सर परचेज रिकॉर्ड कर लेती है समझ आता है, बट वहां परचेज इनवॉइस इशू हुआ सप्लायर में, तो स्टॉक रिकॉर्ड्स कैसे अपडेट हो गए? जो गुड्स ट्रांजिट में है वो मेरे स्टॉक रिकॉर्ड्स में कैसे अपडेट हो गए? वो तो गुड्स इन ट्रांजिट दिखने चाहिए। हाँ, तो यही गड़बड़ है। तो आप सबसे पहले सर क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का काम था, तो जो इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन हम इंटरनल ऑडिट चैप्टर में सीखते हैं वो यहीं के आप चेप देना, ठीक है सर। फिर आप बोलोगे यहां पे जो दिक्कत आ रही है, इट विल शो अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। कुछ गुड्स ट्रांजिट में हो सकते हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डिजाइन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि डिजाइन ऑफ कंट्रोल के साथ प्रॉब्लम है, इट कैन ऑल्सो हैव इंप्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी लॉज, बिकॉज जीएसटी लॉज ऐसा कहते हैं कि जब तक आपके पास गुड्स रिसीव ना हो जाए तब तक आप क्रेडिट नहीं ले सकते। सो आप मैनेजमेंट को बोलो इस चीज पे करेक्टिव एक्शन लेके चले। बात समझ में आती है? आती है सर। क्वेश्चन 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 एक और प्यारा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इधर फोकस करके चलना। मैं एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं एक लिस्टेड कंपनी का। जब मैंने कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स देखे तो मैंने देखा कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जब इस कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम तो ड्यू हो गया है, पेबल भी हो गया है, बट इंटरनल कंट्रोल इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो मुझे बताओ, अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम पे नहीं करूंगा तो क्या एज अ एंटिटी मेरी बैंड बच सकती है? सपोज सोचो फायर इन द फैक्ट्री लग गई और मैंने फायर का इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे नहीं किया, तो सर सारा का सारा नुकसान कंपनी को ही झेलना पड़ेगा। तो ये कह रहा है एज अ ऑडिटर हाउ विल यू डील विद दिस मैटर। तो सारे बच्चे ध्यान से समझना, जब भी इंटरनल कंट्रोल्स में इस तरह की कमी होती है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी की डेफिनेशन हम ऐसे 265 में सीखते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब है या तो कंट्रोल है वो काम तमीज से नहीं कर रहा, इट इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है सर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिसस्टेटमेंट, सॉरी। या फिर कंट्रोल ही नहीं है, मतलब द कंट्रोल विच इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस, दैट इज मिसिंग। तो पहले आपने डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है सर। फिर आप बोलोगे सर दिस कैन ऑल्सो बी अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब होता है डेफिशिएंसी विच शुड बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा सर, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के ना हम कुछ एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स देखते हैं कि मान लो अगर आपको कोई डेफिशिएंसी मिली, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसमें हम ना 4-5 एग्जांपल्स कुछ कंसीडर करते हैं। सर एक बार बताओ ना कौन कौन से एग्जांपल थे, एक बार फटाफट गो थ्रू करा दो तो मजा आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। याद है डिस्ट्रैक्शन करके तुमको 4-5 पॉइंट्स याद कराए थे कि जिंदगी में कई डिस्ट्रैक्शन होती है, बट द मेजर डिस्ट्रैक्शन इज सर जब हम किसी को लाइक करते हैं, फिर उससे इंटरेक्शन होती है, फिर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है, फिर वो कहते हैं पेटीएम कराओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्सपोज ससेप्टिबिलिटी टू लॉस ऑफ फ्रॉड, एंड देन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, इन लोगों ने क्या किया ना, इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके ये आंसर बनाया, इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके आंसर बनाया। इन्होंने बोला ऐसे 265 के हिसाब से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब होती है सर? जब देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ अ मिसस्टेटमेंट एंड देयर इज अ मैग्नीट्यूड कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, प्लस ससेप्टिबिलिटी टू लॉस ऑफ एन एसेट। जैसे अगर आपके वेयरहाउस में आग लग गई तो अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा तो उससे आपको लॉस हो सकता है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि यहां पे लॉस हो सकता है, प्लस देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सो दिस कैन बी अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये हमने ऐसे 265 में सीखा है कि डिस्क्रिप्शन दे दो ऑफ द डेफिशिएंसी प्लस उसके पोटेंशियल इफेक्ट बता दो, ठीक है सर, प्लस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दो ताकि सामने वाला समझ सके व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो मुझे पक्का पक्का पता है, अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं कर रखा होगा ना, इट विल बी वेरी टफ टू डील इन द एग्जाम। तो ध्यान रखना, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला एक क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना है फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन।
इस पे अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले डेफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखेंगे कि या तो कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर कंट्रोल है ही नहीं। फिर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के 2-3 फैक्टर्स बता देना सर। 2-3 फैक्टर्स कौन से थे? पहला फैक्टर लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा था ससेप्टेबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड। फिर आप बोलोगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कैसे करनी है, डिस्क्राइब कर दो और इससे क्या इफेक्ट होगा, बेसिकली कंपनी को लॉसेज हो सकते हैं। फिर देन मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इस कंटेक्स्ट में भी हम बहुत सारी बातें करते हैं ऐसे 265 में, वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आती है नहीं आती है? आती है सर। तो जैसा मैंने आपको टॉपिक बताया बिल्कुल वैसे ही आपने डील करके चलना है। इवन आप देख सकते हो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीआई ने दे रखा है, इसी से हमने अपनी आज रिवीजन की स्टार्टिंग करी थी कि ये कहता है चांसेस आर 40% ऑफ द बिल्स ऑफ सर्विसेज में बी डेफलकेटेड। यानी ये क्या हो गई? इनहेरेंट रिस्क। इस डेफलकेशन को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाया, जो इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट कर सकता है अप टू 75%। तो कंट्रोल रिस्क कितनी हो गई? 25%। फिर उसके बाद ऑडिटर कितना डिटेक्ट कर पाएगा? ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ही कैन डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर अप टू 60%। तो डिटेक्शन रिस्क कितनी हो गई? 40%। एंड लास्ट में सर आपको निकालनी है ऑडिट रिस्क। तो बड़ा सिंपल है, पहले निकाल लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 40 में से 25% इंटरनल कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है, तो कितनी हो गई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? 10%। अब इस 10% में से ऑडिटर कितना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? 40%। तो ऑडिट रिस्क हो गई 4%, 10% का 40%। बेसिक मैथ्स। बाकी मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से गो थ्रू कर लिए हैं। आई होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। छोटी सी बात ध्यान रखना सर, क्या? इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। तो भले ही आज ये रिवीजन करने में हमको अराउंड 1 आवर 25 मिनट्स लग गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे अगर आप 2 से सवा 2 घंटे दे देते हो ना इन वन रिवीजन, नेक्स्ट रिवीजन में इजीली आप इसको 40-45 मिनट्स में फटाफट रिकॉल कर सकते हो। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। यूं ही मन लगा के खुशी खुशी पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, ताकि इससे बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक की भी हेल्प हो सके। एंड यस, विशिंग यू द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम्स। धूम मचा दो मित्रों, धूम मचा दो। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो।